नमस्कार। द टीचर शो के एपिसोड 42 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मित्रों, आज हमारे साथ एक बहुत ही विशिष्ट मेहमान है जो पेशे से कला शिक्षक हैं और कलाओं में भी उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए हैं। वो मूल रूप से उड़ीसा के रहने वाले हैं, लेकिन फिलहाल उत्तराखंड के सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और पूरे देश के विभिन्न हिस्सों में उनकी कला की प्रदर्शनियां आयोजित की जा चुकी हैं और खुद भी वो बहुत अच्छे चित्रकार हैं। साथ में उनके बच्चे भी, उनके विद्यार्थी भी इतने शानदार चित्र बनाते हैं कि वो मंत्रमुग्ध करने वाले हैं। तो आज हम नायक जी को अपने शो में लेकर के आए हैं। नायक सर का हम स्वागत करते हैं जो इस वक्त घोड़ाखाल से हमारे साथ लाइव हैं, और साथ में श्री गिरीश चंद्र जोशी जी हैं रोज की तरह हमारे साथ, पूर्व निदेशक CCRT नई दिल्ली से। नमस्कार सर, दोनों लोगों को नमस्कार। नमस्कार नायक साहब नमस्कार। नमस्ते सर। गोलजू की जय हो सर। गोलजू की जय हो। तो आप सर, आप जगन्नाथ की भूमि से गुलजू की भूमि तक आने का सफर सर, ये कैसा लगता है आपको? क्या अंतर महसूस होता है? सर, दोनों का अलग अलग महात्मा है सर। एक तो चारों धाम से एक जगन्नाथपुरी एक धाम है, और यहाँ बद्रीनाथ धाम शरण में मैं आ चुका हूँ उत्तराखंड में जी। इसीलिए 4 धाम से मैं तो ये 2 धाम तो महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैं बहुत सौभाग्य, अपने आप को सौभाग्य मानता, मेरा सौभाग्य है ये कि एक पीठ से दूसरा पीठ में आकर मुझे काम करने का अवसर मिला। बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारा भी सौभाग्य है कि आप उड़ीसा से अपनी मातृभूमि से इतनी दूर उत्तराखंड में आए हैं और पूरे देश के बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। सर, पहली बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका जो बैकग्राउंड रहा है वो क्या कला का ही था या किसी और धारा के आप विद्यार्थी थे? कला के क्षेत्र में कैसे आप आए सर? क्या ऐसी घटना रही कि आप कला के शिक्षक और विद्यार्थी हो गए? सर, ये तो बहुत लंबी कहानी है, लेकिन मैं थोड़ी सी बता रहा हूँ। एक्चुअली मेरा जो होम टाउन है सर, मेरा जो घर है, वहाँ एक क्लब है हमारा। उस क्लब का नाम है श्रमिक पाठागार बोलकर के एक क्लब है, जिसमें हर साल दुर्गा पूजा वहाँ आयोजन किया जाता है। और मैं जब छोटे थे, बचपन से, तो स्कूल से बंक मार करके एक पीरियड में आ जाता था और वो चुपके से देखता था वो पॉलिथीन के अंदर से वहां मूर्ति कैसे बना रहे हैं, कलर कैसे कर रहे हैं। उसमें से थोड़ा सा इंटरेस्ट मेरा क्रिएट हुआ था। मैं हाई स्कूल तक संस्कृत क्लास बंक करके आकर के वहां छुप छुप करके देखता था। फिर ऐसे हुआ कि क्लास 9th में एक ललित कला एकेडमी के थ्रू से ऑल इंडिया चाइल्ड आर्ट कंपटीशन हुआ था, जिसमें मैं ललित कला एकेडमी का टॉपर हुआ। वहाँ एक छोटा सा पेंटिंग बनाना था, जिसमें मुझे टॉप हुआ तो मेरा इंटरेस्ट और बढ़ गया। मेरा जो आर्ट टीचर थे उस टाइम, वासुदेव सामल बोल करके, श्री वासुदेव सामल जी ने मुझे एनकरेज किए कि आप आर्ट में ही जाओ, तुम्हारे अंदर सारी क्वालिटी है, आर्ट में ही जाओ। उससे पहले मुझे लेकिन उड़िया लिटरेचर में बहुत झुकाव था, लिटरेचर के ऊपर ही जाएंगे सोच रहे थे। लेकिन लिटरेचर में, क्योंकि लिटरेचर एक ऐसा चीज था ना, एक न्यूज़पेपर या मैगजीन में छोटी सी आर्टिकल्स निकल जाता था, गदगद हो जाता था मन। उस टाइम में स्टूडेंट लाइफ था, दूसरों को दिखाने का एक इंटरेस्ट था। तो उससे ज्यादा मुझे फिर लगा कि नहीं, आर्ट, मैं जो भीतर में सोच रहा हूँ उसको बहुत जल्दी एक्सप्रेस करने का मौका यही है, ब्रश और कलर। तब फिर झुकाव हुआ आर्ट के तरफ। फिर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट में मैं जब +2 के बाद गया था, उस साल मेरा डिले हो गया कि मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। जाने में मुझे लेट हो गया, जिस दिन एंट्रेंस था। फिर BA कंप्लीट कर रहा था, उसी टाइम में फिर गया। तो मैं फिर एंट्रेंस जब दिया आर्ट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज में, तो मैं टॉपर हुआ और स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हुआ। वहाँ 50% बच्चे को स्कॉलरशिप मिलता है। तो उसके बाद मैं फिर आर्ट कॉलेज में ज्वाइन कर लिया।
तो ये सर आपने जो घटनाएं बताई, ये कौन सी जगह थी उड़ीसा में सर, जो आपका मूल नेटिव स्थान है, जहाँ आपका गृह क्षेत्र है, वो कौन सी जगह, कौन सा जिला, कौन सा शहर है सर? सर एक उड़ीसा का बलांगीर डिस्ट्रिक्ट, पश्चिम उड़ीसा का एक डिस्ट्रिक्ट है बलांगीर, वहां से पाटनागढ़ जगह है। पाटनागढ़ मेरा जन्मभूमि है। और जहां मेरा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट था वो चिलिका लेक के पास गंजाम डिस्ट्रिक्ट में। वो दक्षिण उड़ीसा हो गया वो। तो एक्चुअली मैं पहले 3 साल तो मैं घर से झूठ बोल करके आया था। आपको आज मैं बता रहा हूँ, पिताजी है ही नहीं। पिताजी को मैं झूठ बोल करके आया था कि मैं उड़िया में एमए करने जा रहा हूँ। 3 साल के बाद जब पिताजी माइग्रेशन सर्टिफिकेट में साइन करने लगे, तब पता चला कि आर्ट कॉलेज में पढ़ रहा है। 3 साल तक उनको पता नहीं था ये एमए करने के लिए गया है उड़िया में, और ये एमए कर रहा है, ये सोच रहे थे। और मैं समर वेकेशन में जो घर जाते थे कुछ बोलते, लेकिन समर वेकेशन में जाता नहीं था। मैं प्राइवेट काम करता था, टेम्पल में काम करता था, बैनर लिखता था, पोस्टर बनाता था, फिल्म का इलस्ट्रेशन करता था, फिल्म का बैनर बनाता था। उसी में जो पैसा मिलता था उसको साल भर मुझे गुजारा करना पड़ता, घर से पैसा लेना नहीं। जो थोड़ा बहुत दे दिया उन लोग को, जैसे मैंने लिटरेचर के लिए जो थोड़ा बहुत दे रहे हैं बोल करके सोच रहा था, उसी पैसे से मेरा कलर का सामान नहीं होता। तो मुझे कलर काम करने के लिए या कैनवास खरीदने के लिए, ब्रश खरीदने के लिए एक्स्ट्रा काम करना पड़ता। फिर मुझे भगवान ने एक मौका दिया कि मेरे सीनियर और मेरे जूनियर प्लस मेरे क्लास में उनका होमवर्क में कर देता था, क्लास वर्क करता था, जिसमें मेरा प्रैक्टिस हो जाता था। तो मेरा क्लास वर्क होमवर्क डिपोजिट करने के लिए एक ही में फाइनल हो जाता था। वो 10-10 पेंटिंग बनाते थे, लेकिन फाइनल नहीं होता था मेरा एक ही पेंटिंग में, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस दूसरों के कलर ब्रश में करने के लिए मौका मिल जाता था। उनका काम कर देते थे और वो लोग भी खुश हो जाते थे क्योंकि उनको 5 लाख मिल जाता था। वाह। तो सर आपकी बातों से एक बात तो स्पष्ट होती है कि आप बचपन से ही बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि के थे और अपने करियर के प्रति बड़े सतर्क थे कि आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे कलाकार बनेंगे। हाँ सर, बात तो है। वाह। ये बात एक छोटी सी चीज मैं बता रहा हूँ सर। कभी कभी अतीत बोलने के लिए मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। आप बहुत भावुक हो रहे हैं सर, मैं समझ रहा हूँ आपको। हाँ, आपके साथ में राहुल कुमार जी से आपको नमस्कार कर रहे हैं। नमस्ते सर। एक्चुअली हुआ क्या था, देखिए जब मैं डिग्री में 3rd ईयर में था, उसमें कैनवास का रेट बहुत ज्यादा था। मुझे क्लास वर्क करना था और कैनवास में बना नहीं पा रहा था, कि खरीद नहीं पा रहा था, मेरे पास इतना पैसा नहीं। तब मैं क्या किया कि एक आलू के जो बोरी होते हैं उसमें कोटिंग लगा करके उसी में मैं एक्सपेरिमेंटल किया और वो पेंटिंग सिलेक्ट हो गया। वो पेंटिंग सिलेक्ट हो गया। एक बोरी के ऊपर एक कोटिंग किया, स्ट्रक्चर बेड का कोटिंग करके उसके ऊपर मैं ऑयल पेंटिंग किया और मेरे टीचर उसमें बहुत खुश हो गए, बोले कि ये बहुत बड़ा चीज है। तब मैं ऑयल पेंटिंग किया था, पहला ऑयल पेंटिंग मेरा उसी में बिना कैनवास में ऑयल पेंटिंग किया था। तो वो दिन, और उसके बाद मैं अभी भी ब्रश को इतना ही इज्जत करता हूँ। उस टाइम में मेरे पास ब्रश खरीदने के नहीं था, लेकिन अब मैं बहुत इज्जत करता हूँ ब्रश की। तो कहीं आप उड़ीसा पटचित्र से भी प्रभावित हुए, कालीघाट पेंटिंग, या बिकॉज आपका नेबरिंग स्टेट है वेस्ट बंगाल, कालीघाट पेंटिंग या पटचित्र से आपको कोई प्रेरणा मिली? हाँ सर, बहुत मिला। एक्चुअली सर मैं ऑयल पेंटिंग जरूर लिया था, किंतु मैं इंडियन पेंटिंग, मेरा पहला जो स्टेट म्यूजियम, जयदेव म्यूजियम उड़ीसा में पहला पेंटिंग मेरा सिलेक्ट हुआ था, वो इंडियन पेंटिंग सिलेक्ट हुआ था और वो अभी भी वहाँ संग्रहालय में वही पेंटिंग रखा गया है, मेरा इंडियन पेंटिंग। इंडियन पेंटिंग उड़ीसा स्टेट म्यूजियम में मेरा 2 पेंटिंग रखा हुआ है, वो इंडियन पेंटिंग ही है भुवनेश्वर में। तो इंडियन पेंटिंग का मेरा एक्चुअली मैं बहुत लकी है सर, क्योंकि मेरा जो पेंटिंग के टीचर मिले थे उनसे मैं बहुत कुछ सीखा हूँ और उनका हर बार मुझे चीज याद रहता है कि कला
बहुत लोग बोलते हैं कि आर्ट को सब कुछ सिखा देता है, कुछ छुपा लेता है, लेकिन मेरे टीचर बोलते थे कि इसको जितना स्प्रेड करोगे इतना फायदा मिलेगा। क्या बात, और ये बहुत बात अच्छा, मुझे मिला था। और बिल्कुल ठीक। जो पट्टचित्र है, पट्टचित्र कालीघाट पेंटिंग या उड़ीसा पट्टचित्र और रघुनाथपुर का पट्टचित्र, इसमें लाइन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। हाँ, बहुत प्रॉपर लाइन और कलर स्कीम, जो मिनरल कलर है उसी का ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो वो लाइन, परफेक्शन ऑफ लाइन, वो लाइन के ऊपर ही ज्यादातर इंडियन पेंटिंग टिका हुआ, जैसे नंदलाल बोस हुए, अवनींद्रनाथ टैगोर हुए, कि जेमिनी राय तो कालीघाट पेंटिंग और पट्टचित्र से ही प्रेरित है। उनका सारी पेंटिंग उसी के आधार पर होता है। तो वो मेरे भी कुछ पेंटिंग है। मेरा जो कल्चर है, एक्चुअली बोला जाता है सर, आर्ट एक ऐसा चीज है कि अपना पारिपार्श्विक, सामाजिक और अपना जो चीज हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, वही चीज एक्सप्रेस होता है। तो बहुत मैं अच्छा। भी जो चीज मैं मेरे कल्चर में मैं जो देखा हूँ, जो ट्राइबल एरिया देखा हूँ, मेरे घर के आसपास में जो कुछ फेस्टिवल है, उस फेस्टिवल से जो चीज कर रहा, वो मेरा सब्जेक्ट बना था। जैसे हमारा संबलपुरी कल्चर का एक ढोल और म्यूजिक का है, उसी म्यूजिक के ऊपर मैं पेंटिंग किया था। उसके बाद एक देवी माँ जैसे आते हैं, इस तरह का एक था, एक छत के ऊपर ढोल के ऊपर नाच करके देवी का ये होता है। वो सब टिपिकल कल्चर को लेकर के मैं उसका कुछ पेंटिंग किया था, जिसमें वाश पेंटिंग भी था। ट्राइबल एरिया में शादी ब्याह का ये हो रहा है। मेरा एक पेंटिंग था, केउझर के कलेक्शन में है वो पेंटिंग, कि जो पत्थर को देवी मान करके उसके मांग भर दिए किसी लेडीज की, तो वो शादी हो गया। उस 10 लोग जो गंधर्व विवाह बोलते हैं, उसमें 10 लोग या 12 या इनका जरूरत नहीं है, 2 आदमी अगर उसमें मन कर लिए तो वो भी एक शादी हुआ। वो भी मेरा एक पेंटिंग का सब्जेक्ट था। क्या बात, बहुत अच्छे। तो अपने आसपास की, सर जी जी बोलिए बोलिए सर, बोलिए, आप कुछ कह रहे हैं। मैंने कहा आपने अपने आसपास की घटनाओं से चीजें सीखी। आप अपने Yes, जो आपके साथ हमारा जो इंटरेक्शन होगा उसमें कहीं टच करिएगा कि रघुराजपुर के आर्टिस्ट जो हैं वो किसी स्कूल में नहीं जाते, उनको सामंत सर जैसे टीचर नहीं मिलते, है ना। और वो लेकिन वो कैसे सीखते हैं, मैं ट्रेडिशनल मेथड से, और आप लोगों ने जो कॉलेज में रह के सीखा, राइट, Yes. इसमें क्या डिफरेंस होता है कि ट्रेडिशनल मेथड से वो रच बस जाता है उनके मन में, जिससे वो इतने बड़े बड़े कलाकार बनते हैं कि पूरे विश्व से लोग रघुराजपुरी जाते हैं, रघुराजपुर रुकते हैं, समय बिताते हैं, देखते हैं। एंड दैट्स द ओनली आर्ट्स विलेज, आई थिंक, जहां तक मेरी जानकारी है, सिर्फ वही एक आर्ट्स विलेज पूरे देश में है, हाँ सर, रघुराजपुर ऐसा है। कोई भी चीज, अगर सपोज मान लीजिए कि रघुराजपुर का मैं पट्टा का एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक फैमिली में 5 मेंबर है, 5 मेंबर को कुछ वर्क डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, तुम येलो कलर का खाली लाइन करना, मैं खाली उसका डिजाइन करूँ। लड़की वहां बैठी हुई है, वो उसका बैकग्राउंड कर रहे हैं, फोर्थ आउटलाइन कर रहे हैं, और कोई एक जो उनके पिताजी हैं या बुजुर्ग हैं, वो जो कंपोजिशन कर रहे हैं, उसका ड्राइंग का कंपोजिशन, कि ये सब्जेक्ट होगा, इसमें ये कलर तुम दो, इस कलर ये दो। तो उसमें क्या है कि ट्रेडिशनली उन लोग को पता है कि कौन सा कलर कैसे कहाँ जाना है, उतना ही सीमित है। उनको अगर ऑयल पेंटिंग करने के लिए बोल दिया जाएगा तो वहां वो चुक जाएंगे, लेकिन वहां चुक सकते हैं, लेकिन ये काम में वो बहुत परफेक्ट है। तो कि वो अपने जो वंशधर है, जो भी पीढ़ी में आ रहे हैं, वो बचपन से उठते ही देख रहे हैं कि येलो कलर कैसे बना जा रहा है। शाम को घोर करके उसमें से जला करके घोर करके उसमें से कलर निकाला जा रहा है। नारियल के जो छिलका है उसको जला करके उसको घोरते हुए उसी में गोंद मिला करके ब्लैक कलर निकाला जा रहा है। तो मिनरल कलर घर बन रहा है, इससे ग्राउंड प्रिपरेशन हो रहा है। ये बचपन से ना चाहते हुए भी देख रहे हैं, देख करके सीख रहे हैं। हम लोग थोड़ा सा थ्योरी पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल कभी मौका मिलता है तो करते हैं उस चीज को। कभी मन पट्टा बनाना है, पट्टे चित्र करना है, तो हम एक ग्राउंड बनाएंगे। वो रेगुलर ग्राउंड वहां बन रहा है, प्रिपरेशन हो रहा है, प्लस उसमें कलर डेली बना रहे हैं। लेडीज पूरा सिल और जो सिलबट्टा में जाकर के कलर घोर घोर करके, पत्ते घोर घोर करके कलर निकाल रहे हैं, उसी देख रहे हैं। वो पर्सनालिटी जानते हैं। हम क्या है कि दुकान में
कलर खरीद करके लाए, ग्रीन कलर, चलो ग्रीन कलर लगा देते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना जो चीज वो कलेक्ट करके करते हैं इतना नहीं कर पाता। हम लोग थ्योरी जरूर पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ करके थोड़ा सा कभी मौका मिला एक कर दिए, उसमें संतुष्ट नहीं हुए, चलो ये छोड़ो, इसमें भूल गए हैं, हम दूसरा पेंटिंग, दूसरा कंपोजिशन। और अभी तो मॉडर्न पेंटिंग में क्या हो गया सर, बहुत इजी से इजी रास्ता सब अपनाते हैं, क्लासिकल चीज भूल गए। जैसे कि हम इंडियन पेंटिंग जब पढ़ रहे थे, मेरे टीचर्स जब बता रहे थे, जैसे हम लोग का चित्र बनाने के जो विधि है, उसके लिए एक संस्कृत में एक श्लोक है जो धर्मोत्तर पुराण में है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में है सड़कम। वो सड़कम अगर जानता है एक आदमी तो पेंटिंग इजीली बना सकता है। उसी लेकिन में मॉडर्न सारी पेंटिंग चीजें, में तो यूज नहीं होता वो, मॉडर्न पेंटिंग में तो आप यूज ही नहीं, वो जो षडांग हैं, चित्रकला के षडांग जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में दिए गए हैं, रूप भेदी प्रमाणानी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो मॉडर्न पेंटर तो बिल्कुल यूज नहीं करता उसको। नहीं सर, ऐसा नहीं है कि नहीं करते। बहुत एब्स्ट्रैक्ट वे में यूज करता है, लेकिन हाँ एक्चुअली क्या है सर, देखिए माइक्रो जमाना आ गया है, अब यंग प्रोसेस में नहीं करते। माइक्रो जमाना आ गया कि एक ही दिन में 10 मिनट में एक पेंटिंग बना दे। पहले क्या के हिसाब से, इस जमाना में क्या है, मोबाइल से फोटो खींच लिए, देख लिए, कर दिया। हम लोग क्या करते थे, स्पॉट पेंटिंग गए, स्पॉट में बैठते, स्पॉट को ऑब्जर्व करते थे, इसका लोकेशन देखते थे, कितना एंगल लेना है, ड्राइंग में कितना रिफ्लेक्ट कराना है, उसके बाद कलर स्कीम हम सोचते थे ड्राइंग करने के बाद। लेकिन अब क्या है कि मोबाइल में फोटो क्लिक कर लिए, उसी फोटो को देखे, चलो ये इसमें स्कीम है, थोड़ा सा तोड़ मोड़ करके उसी को कर दो, ताकि कमर्शियल हो गया। सही बात मैं बोल रहा हूँ, क्लासिक चीज खत्म होकर के कमर्शियल हो गया है पेंटिंग। हाँ, कल भी बहस चली थी हमारी, कल भी बहस चली थी कि लोक और व्यावसायिक है ना, कैसे चेंज कर रहा है सोसाइटी। यस सर, बट यही मैं बोल रहा हूँ। कमा रहे हैं, अपना अच्छा कमा रहे हैं, ठीक है। नायक साहब आपके गृह राज्य उड़ीसा से हमारे एक शिक्षक साथी हैं नागवेन सोयन साहब, वो आपको नमस्कार कर रहे हैं, उनको उड़िया में कोई संदेश दे दीजिए, खुश हो जाएंगे। ओडिशा से कोई बोल रहे हैं? हाँ सर, मैं उड़िया में। सर नमस्ते, आपण ओडिशा रे को डिस्ट्रिक्ट रे कोन मु जानी नहीं सर, किंतु आज सौभाग्य मु उत्तराखंड रे थाई ओडिया भाषा कहि पारुची, सेति भाई आपण मानकर बहुत अशेष धन्यवाद आपण मान को। बढ़िया सर, बढ़िया, हमारा बहुत ही कर्मठ शिक्षक है। तो आपकी कहानी सर जो हमने सुनी इसमें आने की, इस फील्ड में आने की, वो पूरी फिल्म ही है, यानी उस पर पूरी फिल्म बन सकती है। आप जिस तरह से आप जिस तरह से आप कला जी। मैं आपसे जब मिला था और सीसीआरटी से जब मैं हैदराबाद भी गया था, कुछ फील किया मैं, क्योंकि मैं ड्रामा और फिल्म से मैं भी जुड़ा था कुछ हद तक। मैं क्लास 6 से ड्रामा में जब मैं पार्ट कर रहा था, फिर उसके बाद कुछ शॉर्ट स्टोरी, एकांकिका, ये सब लिखता था मैं, कुछ प्ले लिखा है मैंने, बहुत जगह में मंच भी करवाया। लेकिन मेरी दुर्भाग्य क्या है, मैं हिंदी कहीं पढ़ी नहीं सर, उड़िया स्क्रिप्ट में मैंने पढ़ी, हिंदी तो पढ़ी नहीं कभी। अब लोग जैसे लोगों से मिलजुल करके कुछ पढ़ने के बाद थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ, स्क्रिप्ट जानता हूँ बोल करके, फिर पढ़ते बहुत सारे हिंदी नॉवेल पढ़ करके कुछ प्रेरित हुआ। मेरी ओरिजिनलिटी हिंदी की लैंग्वेज है ही नहीं। लेकिन हाँ, मुझे याद है कि 92 में मैं एक प्ले कर रहा था जिसमें मैं हीरो का रोल कर रहा था आर्ट कॉलेज में। उसमें पगला सूर्य था और सूर्य का रोल मैं किया था। उसमें पगला सूर्य उसका टैग था उड़िया में। मैं पगला सूर्य बोल करके एक प्ले था जिसमें मैं सूर्य का रोल करता था। वो एक अजीब कैरेक्टर का है, पागल हो गया है उस कैरेक्टर को, लेकिन आर्ट से ही रिलेटेड था। तो वो जब जिस दिन एनुअल फंक्शन में करा रहे थे कि उड़िया फिल्म का एक बहुत बड़े डायरेक्टर हमारे चीफ गेस्ट थे उस टाइम में, और दूसरा दिन सुबह आए कहीं और एक फिल्म में मुझे साइन करवा लिया और मैं 17 शर्ट दे दी थी एक जगह में जाकर।
ओह, वाह, उस फिल्म जब रोल हो रहा था और उसमें एक टिपिकल रोल था, मैंने मुझे याद है उस सीन को करने के लिए मुझे कितना था, उसमें एक फ्लैशबैक दिखाना था सर, एक छोटा सा चीज कि उसका लेफ्ट आंख से एक आंसू गिरेगा, वो फट जाएगा जिसमें उसका अतीत का फ्लैशबैक दिखेगा, और राइट आंख से आंसू बाद में दिखेगा, उसका फ्लैशबैक उसका आगे का तमन्ना दिखाना। वो चीज वाह, को कराने के लिए वो बोलते थे कि तुमको जाकर के गले में पानी के अंदर गले तक खड़े होकर गार्गल करो, उसके बाद सूरज को देख करके पानी फेंको और उसको देख करके आंख का स्पंदन कराओ, नाक फुलाओ, होठ फुलाओ, होठ हिलाओ। ये जो छोटे छोटे एक्सरसाइज जो कराते थे, बहुत फायदा किया था मुझे। जी, लेकिन बदकिस्मती से फिर उस फील्ड मुझे छोड़ना पड़ा, क्योंकि मेरा फाइनल एग्जाम के टाइम में उन लोग टाइम डेट नहीं दिए थे। मेरा फाइनल एग्जाम, आप जानते हैं कि एक बार अगर आर्ट कॉलेज में फेल करेगा फिर से 5 साल पढ़ना पड़ेगा वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज, और 5 साल का एफर्ट करने से मेरे परिवार से कोई सपोर्ट था नहीं। फिर उसके बाद मैं कोशिश किया था थोड़ा बहुत, क्योंकि 95 का मैं टॉपर था, ऑयल पेंटिंग में टॉपर था, जिसमें मुझे कैम्पलिन अवार्ड मिला। और रिजल्ट निकल एक फायदा हुआ, रिजल्ट निकलने का 14 दिन पहले मेरा अपॉइंटमेंट हो चुका था ललित कला के थ्रू से। वाह, तो लेकिन ये भी अच्छा है। तो इसी से मैं पहले जुड़ गया एजुकेशन में। फिर ये सर श्रीमान गिरीश सर है, उन लोग के ये मैं CCRT से 19 जब 14 से आपके तरफ से जोड़ा, देखा बहुत कुछ इसमें भी प्रोस्पेक्टिव है। फिर हैदराबाद गया था, तो हैदराबाद में आपको बताया था मैंने कि जिस जिस चीज में मैं काम किया सारी चीज में अच्छा ही किया, तो उसी में से एनकरेज मिलते रहा। वहाँ बहुत सारे विदेश सीखा भी मैंने, कुछ किया भी, सारी चीज भट्ट साहब को तो मैंने बताया था डिटेल, सर से कल प्रिंसिपल का रोल बहुत है भट्ट जी। प्रिंसिपल साहब का कौन थे? रोहित सर थे? कौन थे आपके प्रिंसिपल जिन्होंने उनको हाँ भेजा था? रोहित द्विवेदी, कैप्टन रोहित रोहित हाँ द्विवेदी वो जी। हाँ, वेरी नाइस जेंटलमैन, एब्सोल्युटली फाइन। yes, sir. मेरा एक दो दिन रुकना हुआ था सैनिक स्कूल में। ओह, Yes, sir. अमेजिंग एक्सपीरियंस, अमेजिंग एक्सपीरियंस। बहुत भास्ट एक्सपीरियंस था सर। 2014 में हम रुके थे एक दिन, बट इट हाँ वाज सर, फैंटास्टिक। आई मीन, मुझे रश्क होता था। ये डॉक्टर राहुल जो हमारे कलीग हैं, ये सैनिक स्कूल यस के हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉपर रहे हैं। यस सर, एब्सोल्युटली वेरी डिसिप्लिन्ड मैन। और वो जो एक कल भट्ट जी बात कर रहे थे कि सैनिक स्कूल कैसे ढालता है डिसिप्लिन में, वो इट्स बहुत रश्क होता है। मतलब ईर्ष्या होती है उन बच्चों को देख के कि यार काश हम भी पढ़ पाते सैनिक स्कूल में। मुझे लगता है कि अमेजिंग अमेजिंग। और वो डिसिप्लिन शायद टीचर्स में भी आ जाता है। हाँ सर, वो तो है। एक एक टाइम, सबसे बड़ी बात है टाइम मेंटेन कर रहे हैं सारी चीज का, और टाइमली सारी चीज अगर खत्म कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक एक डिसिप्लिन अंदर से आ जाएगा। हमें 2 मिनट अगर जी। लेट होता है तो हमको लगता है कि अरे मैं लेट हो रहा हूँ, अरे चलो। ये जो चीज है तो सनी स्कूल में ही मिलेगा, दूसरा जगह में ये चीज नहीं आएगा थोड़ा। नहीं आया, नहीं आया। बहुत अच्छी, बहुत अमेजिंग स्टोरी है, अमेजिंग सर, स्टोरी है। तो सर आपकी उड़ीसा से घोड़ाखाल तक की यात्रा कैसे हुई? कहाँ उड़ीसा और कहाँ घोड़ाखाल? आप कैसे आ गए सैनिक स्कूल में? सैनिक उसकी स्कूल कहानी में क्या है? ऐसा है कि मैं बोल रहा था ना, 95 में मेरा जब रिजल्ट निकलने वाला था, तो जी, फाइनल एग्जाम के बाद हम लोग चले गए थे। मैं एक लक्ष्मी पूजा होता है हमारा वहाँ, बहुत बड़ा पूजा है, तो एक डेकोरेशन मैंने कांटेक्ट लिया था, उसका मूर्ति, डेकोरेशन और स्टेज सारी चीज मैं कांटेक्ट लिया था, वहां बना रहा था। जी, तो उस टाइम में फोन इतना था नहीं, 95 की मैं बात कर रहा हूँ, आया बोल जी, कर कि जी, मेरे पास भेज। वहां से मैं 10 किलोमीटर डिस्टेंस में एक काम कर रहा था जहाँ पिताजी लेटर भेज दिए, जी, तो जी, मैंने लेटर पढ़ा। वो आपकी आवाज फ्रीज हो गई है, शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम है। इस बीच हमारे साथ विनायक साहब, आपके छात्र जो हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त।
आपको याद कर रहे हैं। राहुल जी, कुछ कहना चाहेंगे अपने गुरुजी से? नमस्कार नमस्कार नायक सर। नायक सर का शायद घोड़ाखाल में नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है सर नमस्कार अभी। जोशी सर, आप सब लोगों को मेरा सादर नमन। जी जी नमस्कार राहुल जी, बहुत स्वागत मैं है आपका। बहुत मिस कर, आई ऑलवेज मिस माई स्कूल बिकॉज वट एवर आई एम टूडे जस्ट बिकॉज ऑफ माई स्कूलिंग। कोई शक नहीं। और ये स्कूल नहीं है, एक्चुअली क्या है, इट इज अ टोटल इंस्टीट्यूशन वेयर you will find that the children who are there in whatever sphere of life they are going, they are the true leaders basically, because we are taught to develop the fighting spirit, you know, because जब हम लोग वहाँ थे तो जहाँ तक सबको याद होगा जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, बेसिकली हमारे स्कूल में जो ट्रेनिंग दी जाती है उसमें भट्ट जी बेसिकली बहुमुखी प्रतिभा का विकास किया जाता है। Whether you are going to be a civil servant, you are going to be an army officer, or you are going to be in any field, क्योंकि मेरे क्लासमेट ही हैं, पिथौरागढ़ में अभी डीएम है सौरभ गहरवाल, and he is doing extremely well. He was the topper throughout his student life, and then he cracked the AIMS medical examination. He was MD in radiology. Then he was the first attempt IS, you know, IS cracker. He got the very good rank, and now he is posted in पिथौरागढ़. तो जहां तक आर्ट टीचर का सवाल है, मैं तो बहुत मिस करता हूँ। हमारे आर्ट टीचर होते थे नरेंद्र नेगी, और हम लोगों को बहुत सारी क्राफ्ट की क्लासेस मिलती थी, क्राफ्ट का असाइनमेंट मिलता था। और मुझे याद है हमारे घोड़ाखाल में बहुत सुंदर सुंदर पेड़ हैं, देवदार और चीड़ के पेड़ है वहां पे। तो हम लोगों को चीड़ के पेड़ से कीरिंग बनाने का वो मिलता था प्रोजेक्ट, कि कैसे कीरिंग बनाना है। तो हम लोग चीड़ के जो होते हैं छाल, उसको निकाल के उसको रगड़ रगड़ के उसको इतने सुंदर सुंदर अलग अलग डायमेंशन में बनाते थे। एंड सब कुछ लोग अपने नाम लिखते थे, कुछ लोग कुछ लिख रहे हैं, उस पे हमें वो मिलता था, मार्क्स मिलता था। इट वाज रियली वेरी फैसिनेटिंग। तो मैं नायक सर से ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि वो अभी जो हमारे घोड़ाखाल के बच्चे हैं, घोड़ाखाल के स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या वो उत्तराखंड की जो कलाकृतियां हैं, उत्तराखंड की जो एक लोक संस्कृति है, उससे जोड़ पा रहे हैं कला के माध्यम से? जो चाक्षुष कलाएं हैं, विजुअल आर्ट, उसके माध्यम से उत्तराखंड की जो संस्कृति है उसमें बच्चों का कितना रुझान वो ला पा रहे हैं, कितनी इंटरेस्ट उनको जनरेट कर पा रहे हैं, ये कुछ हद तक क्या वो अचीव कर पा रहे हैं, मैं ये जानना चाहूंगा नायक साहब से। राहुल जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। वो कुछ तकनीकी बाधा या कुछ कंफ्यूजन के कारण नायक साहब कुछ समय के लिए हमसे डिस्कनेक्ट हो गए हैं। अभी मेरी उनसे फोन पे बात हुई है, वो फिर से आ रहे हैं लौट के, तो आपका सवाल हम उनसे रखेंगे। दूसरा सर, मैं चूंकि आप उस स्कूल के पढ़े हुए हैं जहाँ नायक साहब टीचर हैं, तो कला और ये सैनिक स्कूल का क्या कॉम्बिनेशन है सर? ये थोड़ा सा बड़ा विचित्र सा लगता है। देखिए, सैनिक स्कूल में जो वहाँ की जो आर्टिस्टिक और एस्थेटिक सराउंडिंग है, आवर सैनिक स्कूल घोड़ाखाल इज लोकेटेड इन अ वेरी ब्यूटीफुल नेचुरल सराउंडिंग। उसकी जो एक कहना चाहिए प्राकृतिक सुंदरता है ना, वो हर इंसान को, हर बच्चे को कलाकार बना देती है। मैं तो बहुत अच्छा गाना गाता था वहाँ पे, आई वॉज देयर अ कल्चरल कैप्टन ऑल्सो। और मैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारे स्कूल में क्लास 6 से बच्चों को प्ले कैसे लिखते हैं, हम लोग प्ले लिखते थे। मैंने प्ले का स्क्रिप्ट लिखा राइट फ्रॉम क्लास 6 to 12, और मेरा जो प्ले लिखा हुआ होता था वो हमेशा फर्स्ट आता था। तो हम लोग प्ले करते थे, डांस ड्रामा करते थे, और मुझे मेरे क्लासमेट चिढ़ाते थे कि आप क्लास 12th में भी ग्रुप सॉन्ग गा रहे हो स्टेज पे। मैं जब भी स्कूल में असेंबली होती थी तो प्रेयर में क्लास 6 के बच्चों के साथ खड़ा होकर 12th तक गाना गाया, जो ग्रुप सॉन्ग हमारा होता था। तो ग्रुप सॉन्ग भी हम लोग करते थे, ग्रुप डांस भी करते थे, जो वहाँ की फोक डांस, कुमाऊनी डांस होती है, मुझे अभी भी याद है, जो गाते हैं ना हम लोग, वो बिना कस के जानू दुर्घटा, हम लोग बहुत ये सब चीजें हम लोग बहुत करते थे वहाँ पे, कुमाऊनी डांस और ये सारी चीजें, जो स्किट हो गया। और हमारा ऑडिटोरियम बहुत अच्छा है, मतलब घोड़ाखाल का जो ऑडिटोरियम है, आप उत्तराखंड में आपको ऐसा ऑडिटोरियम नहीं मिलेगा इतना सुंदर। जो हमारा रतनदीप सभागार है,
बहुत जी, सुंदर है वो। बहुत तो सुंदर है नायक सर, अभी वो बहुत अच्छा साहब हो जुड़ गया गए, है। नायक साहब जुड़ गए। आप जो सवाल करना चाहते थे नायक साहब से करिए सर। नायक हाँ। सर, आप कैसे बच्चों जो अभी हमारे घोड़ाखाल के बच्चे हैं, क्योंकि आई Yes, थिंक क्लास 6-8 तक ही 8 क्लासेस होती हैं, क्लास 6 से 8। नहीं 10th क्लास तक होते हैं, 10th क्लास तक 10th होते हैं। क्लास तक, ओके ओके। हाँ 6 to 10, हाँ 6 to 10 तक जो बच्चे होते हैं उनमें तो काफी मेच्योरिटी होती है। 9-10 में तो हमारे यहाँ हम लोग रैगिंग वैगिंग भी लेते थे, बहुत बड़े हो गए थे 9-10 में, काफी सीनियर Yes, हो sir. गए थे हम लोग। अब तो हाँ। रैगिंग नहीं होती। नहीं, तो रैगिंग है अभी। तो ये बताइए 6 to 10 तक के बच्चों को आप क्या, क्योंकि आप तो आपका जो कल्चरल बैकग्राउंड है, यू कम फ्रॉम अ डिफरेंट स्टेट, सो आर यू Yes. एबल टू encourage the children to learn the उत्तराखंड जो फोक कल्चर है, उत्तराखंड की जो संस्कृति है, क्योंकि उत्तराखंड में बहुत ज्यादा आप देखेंगे इट्स वेरी रिच इन आर्ट एंड कल्चर। हाँ तो सर, वहाँ का जो रंगोली है, वहाँ की जो ऐपण है, ये सब आप सिखाते हैं बच्चों को क्लास में? हाँ, बिल्कुल सर। मैं अभी एक्चुअली देखिए जो कोविड-19 के बाद कुछ वॉल पेंटिंग करना था। अभी ये 3 महीने के अंदर मेरे बच्चे से, मेरे जो डे स्कॉलर है, बॉर्डर तो अभी आए नहीं, 65 पेंटिंग वॉल, बड़ा बड़ा वॉल में 65 पेंटिंग मैंने करवाया अभी। उसी में से वो बाहर का पूरा कंपाउंड वॉल 65 पेंटिंग करवाया है। उसी में मैं उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करके 2-3 पेंटिंग बनवाया है उनके कल्चर के ऊपर। उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट था, लेकिन उत्तराखंड के ऊपर भी करवाया था, जिसमें एक हमारे स्कूल की एक लड़की ने एक कंपोजिशन करवाई है कि पूरा उत्तराखंड का, जैसे छोरिया डांस हुआ, जिम कॉर्बेट से एक टाइगर का सिंबल हुआ, महादेव का एक सिंबल लिया, चीड़ का पेड़ पाइन्स का सिंबल लिया, पहाड़ का सिंबल लिया, सारी चीज को लेकर के कंपोजिशन किया है। बहुत ही अच्छा किया है। उस तरह के बहुत सारे, और एपॉन एक्चुअली जीवन वर्षा कला संगम बोल करके यहाँ एक एनजीओ ग्रुप है। कुछ दिन पहले एपॉन का कुछ कंपटीशन वो लोग कर रहे थे, एपॉन कंपटीशन था, तो उसी में धूली अर्घ्य, उत्तराखंड का धूली अर्घ्य एपॉन का ऊपर उनका कंपटीशन था। मैंने उसके ऊपर पढ़ करके कुछ गाइड किया था, विशेष ने मेरी बनाई थी। तो मैं दिखाना चाहूंगा एक छोटा सा एक एग्जांपल। ये मेरी विशेष ने बनाई है धूली अर्घ्य। बहुत सुंदर। ये एक पेंटिंग है, ये मैं गाइड किया उनको, तो ये मेरी नहीं है उत्तराखंड से। एक्चुअली सर उत्तराखंड का कल्चर और उड़ीसा का कल्चर बहुत चीज में सिमिलरिटी है, बहुत चीज मिलता है, जैसे शादी ब्याह ये सारी चीज का, और बातचीत बहुत सारी, भाषा में भी कुछ कुछ जगह में सिमिलरिटी है, कल्चर में सिमिलरिटी है, खान पान में भी बहुत जगह में बहुत चीज का सिमिलरिटी है उत्तराखंड और उड़ीसा। तो नहीं बहुत अच्छा। उस तो कल्चर बच्चों की एप्लीकेशंस भी भेजिएगा स्कॉलरशिप के लिए, सीसीआरटी के स्कॉलरशिप के। लास्ट टाइम भेजा था सर, लेकिन क्या पता कुछ रह गया, मैं आशुतोष जी से बोल भी दिया था। इस बार भी भेजूंगा, क्योंकि हमारा यहाँ से बहुत सारे बच्चे स्टेट लेवल में बहुत सारे कंपटीशन, भट्ट सर को मालूम है, सारे कंपटीशन में हमारे बच्चे चैंपियन भी हुए हैं, और वो लोग कर भी रहे हैं। सीसीआरटी के क्लब में से बहुत काम कर भी रहे हैं बच्चे, 3 बच्चे ऐसे हैं बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। आप भी लास्ट टाइम मैं कोशिश किया था, इस बार मैं भेजूंगा फिर से। प्लीज प्लीज, बिल्कुल बिल्कुल। नायक साहब हमारी एक पपेट की एक्सपर्ट है डॉक्टर ज्योति गांधी, वो आपको थैंक्स बोल रही है कि आपके गाइडेंस के कारण उनकी बेटी का बीएफए में शांति कुंज में एडमिशन हुआ है। थैंक्स बोल रही है ज्योति मैडम होंगे। जी जी जी, हाँ, आपको धन्यवाद दे रही है। एक्चुअली हमारा जो आर्ट क्लास है ना, उसकी भी आप एक डॉक्यूमेंट्री दिखा सकते थे, बहुत सुंदर। एक्चुअली हमारे जो आर्ट क्लास का विंडो है उससे बहुत सुंदर दृश्य दिखाई देता है, पूरे पहाड़ और ताल सब दिखाई देते हैं पीछे से, बहुत सुंदर लगता है वहां से। हाँ सर, बहुत ही अच्छा लगता है। एक्चुअली हम लोग किए थे, कुछ एडिट करके काट दिया गया। एक्चुअली आर्ट एग्जीबिशन का किया गया था, उस रूम का, आर्ट रूम का भी डॉक्यूमेंट्री में किया गया था, जब दूरदर्शन वाले आए थे किया गया था।
लेकिन उनको टाइमिंग जितना प्रेस्क्राइब किया गया था उसी में शायद कुछ कुछ शॉर्टकट किया गया, लेकिन किया गया था। तो नायक साहब Thank you, आपका जो Bhatt ji. धन्यवाद सर, आप बताइए। जुड़े हुए हैं सर। राहुल जी आभार आपका, और आपको अपने पुराने स्कूल की याद you. आई आज जो है। इस शो के बहाने शो को देखते रहिएगा और हमें सुझाव बिल्कुल, देते हाँ रहिएगा। आप देखते हैं सर, बिल्कुल। Sure, sure. Thank you everyone. Thank you, sir. थैंक यू राहुल जी। तो नायक साहब, ये सरप्राइज हाँ था, आपके स्टूडेंट थे जो चाहते थे कि आपसे रूबरू हों, अपने याद दिनों को ताजा करें याद। नहीं सर, आगे हम आपकी कहानी की तरफ तो हमने सुना कि आप वहां से घोड़ाखाल कैसा है उस पर चर्चा चल रही थी, फिर वो नेटवर्क चला गया। हाँ सर, एक्चुअली हुआ क्या था कि मैं एक लेटर में, मुझे अपॉइंटमेंट लेटर आया था, मैं आकर घर में पिताजी से बात की और बोले कि क्या करें। और सौभाग्य की बात है, उस टाइम में मेरे स्विट्जरलैंड जाने का एक मौका भी था, जिसमें मुझे कुछ पैसे वीसा पासपोर्ट के लिए जमा करना था, वो मेरे पास था ही नहीं। मुझे सिलेक्ट किया गया था नेशनल स्कॉलरशिप से, उनको जाकर 2 साल उसमें रिसर्च करने के लिए, लेकिन बदकिस्मती से जा नहीं पाए, या जाने का था ही नहीं मेरा। लेकिन जाकर के मैं ज्वाइन कर लिया रांची जोन से, वेस्ट बंगाल में पुरुलिया में मैं ज्वाइन किया। 95 से लेकर 2002 तक मैं पुरुलिया में काम किया। उसी बीच में एक वर्कशॉप हुआ था मुरादाबाद में। मुझे उत्तराखंड यूपी आइडिया था नहीं इतना, घुमक्कड़ होते हुए भी जगह कभी आए नहीं थे। तो वहां एक मुरादाबाद में मैं एक वर्कशॉप में आया था, तो वहां एक न्यूज़पेपर में ऐड देखा, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल बोलकर। कुछ मेरे जानकारी मित्र सब बोले कि अरे सैनिक स्कूल में तो बहुत क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तुम जाओ ज्वाइन करो, अगर इंटरव्यू दो। मैंने इंटरव्यू देने के लिए आया यहाँ घोड़ाखाल, भवाली से घोड़ाखाल आना था। रात 2 बजे मुझे लेकर के गर्म पानी के पास, वो बोला कि अरे आपका भवाली चला गया बस। गर्म पानी में रात भर एक टी स्टॉल खोला था न्यूज़पेपर वाला, वहां खड़े खड़े रहे। भोर में एक टैक्सी करके मैं आया इंटरव्यू देने। भवाली में शौचालय नहीं, होटल नहीं, कुछ नहीं था उस टाइम में। तो एक म्यूनसिपालिटी का शौचालय में जाकर फ्रेश होकर ड्रेस चेंज किया, इंटरव्यू देने के लिए आया मैं सोचा था छोड़ा कल ऐसे होगा सब कुछ। आया, इंटरव्यू दिए, तो उस टाइम में बहुत कैंडिडेट आए थे। स्क्रूटनी करते 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 हम लास्ट में 3 का कंपटीशन चल रहा था। 3 का कंपटीशन जब चल रहा था, तब मेरे उस टाइम का हेडमास्टर और प्रिंसिपल बोले कि ऐसा है कि हम ड्राइंग के बारे में कुछ नहीं जानते, एबीसीडी, हम सिर्फ एजुकेशन जानते हैं, आप हमसे एक ड्राइंग करवा करके दो। मैंने बोला ठीक है सर। बोले सर ऐसे लाइन खींचो। मैं जस्ट बोला कि एक सीधा लाइन खींचने के लिए बोले, तो बोले कि नहीं, हम जानते ही नहीं है, हम पेंटिंग जानते ही नहीं है, ड्राइंग जानते ही नहीं है, हमसे कोई भी एक ड्राइंग करा। मैं बोले सर आप क्या चीज से ड्राइंग करना चाहते हैं? तो फर्स्ट टाइम मैंने उनको इसी इंटरव्यू का ये प्रैक्टिकल चल रहा था, देखिए। मैंने बोला ठीक है, आप न्यूमेरिकली से 1 से 9 तक लिखिए। बोले कि ठीक है। वो तो एजुकेटेड है, तो वो तो लिखना सबको आएगा, उसी में ड्राइंग का कोई है ही नहीं। तो वो लिखे 1। मैं बोले ठीक है सर, 1 में और एक लाइन दीजिए, वहां ये कैंडल बन जाएगा। 2 में यहाँ स्वान बना दीजिए, 3 में एक लोटा बना दीजिए। ऐसे करके 9 डिजिट में मैं 9 ड्राइंग करवाया उनसे। अब सिलेक्शन हो गया। रिजल्ट तो उस टाइम में बताया नहीं। तो फिर मैं वहां पहुंचा, तो मुझे फिर कॉल किया गया कि आपका सिलेक्शन हुआ है, आप आइए। तब कोलू बाबा का कृपा था, आप लोग का साथ मिलने का योग संपर्क था, तो फिर आ गए कूड़ा का। बढ़िया बढ़िया सर। तो सर, चूंकि सैनिक स्कूल में जो बच्चे आते हैं वो मेनली आर्मी अफसर बनना उनका लक्ष्य होता है, और स्कूल का भी लक्ष्य है कि वो एनडीए क्वालिफाई करें बच्चे और सेना में जाके देश की सेवा करें। तो वो कला में कितनी रुचि लेते हैं सर? ऐसे बच्चे जो साइंस और आर्मी के लिए आए होते हैं, वो कला में कितनी रुचि लेते हैं? सर बहुत ज्यादा। 10th क्लास क्या, मैं तो 12th क्लास के बच्चे भी आकर के मेरे एग्जीबिशन में पेंटिंग बनाते, आप देखे ही होंगे। लेकिन बहुत ज्यादा, इसीलिए
कि सर कला एक ऐसा चीज है, क्या दुनिया को भूल जाएंगे उस टाइम में जब बना रहे हैं। अगर सही मायने में कला के साथ आप जुड़े हुए, आपका फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो आपका माइंड कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, दूसरा तरफ ध्यान जाएगा ही नहीं। जो गलत संगति, गलत चीज, ये सारी चीज को खत्म कर देता है आर्ट। कभी भी आप कोई भी आर्ट फॉर्म के बारे में देखिए, जो भी वो आर्ट फॉर्म से रुचि लेना स्टार्ट कर देता है, उसका माइंड कॉन्सेंट्रेट उसी पर आ जाता है, तो बाकी खराब चीज सब धीरे 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 उससे दूर हो जाते हैं, क्योंकि उसमें और उसको इंटरप्ट करने के लिए वो मौका नहीं मिलेगा। तो कंसंट्रेशन पावर बढ़ाता है। एक दो में आजकल जितना भी अब बाहर में देखिए, बाहर का कॉलेज, बाहर का स्कूल कॉलेज जहाँ भी पढ़ रहे हैं, तो एक प्रोजेक्ट बनाना है, बाहर से जाकर खरीद ला रहे हैं या किसी से थोड़ा पैसा खर्च करके दे दे रहे हैं। घोड़ाकल में वो चीज नहीं है, वो खुद करते हैं, खुद बनाते हैं घोड़ाकल में। इसीलिए कि उनको मैं कोशिश करता हूँ हर क्लास के वाइज थोड़ा ग्रामर दे। सर बहुत चीज नहीं, वो उनको इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है। जैसे अभी हम लोग जैसे बोलते हैं शिक्षा, तो छोटा प्रपोर्शन, कोई एक नया ड्राइंग कर रहा है तो बोलेगा चेहरा थोड़ा बड़ा हो गया, छोटा हो गया, ये सबका मेजरमेंट है सर। उनको सबको अगर इक्वली, जैसे हमारा एक छोटा सा चीज में एग्जांपल दे रहा हूँ, हम हर इंसान का प्रोपोर्शन 7.5 भाग में डिवाइड किया गया है। हर आदमी का 7.5 भाग में जैसे डिवाइड किया गया, जिसका जितना बड़ा पाम है, जिसका जितना बड़ा हाथ है, उसका चेहरा इतना बड़ा है। हेलो, हाँ जी, हाँ बोलिए सर, बोलिए, हम सुन रहे हैं आपको, आप बोलते रहिए। हाँ सर, देखिए जिसका ह्यूमन प्रोपोर्शन जो हमारा बनाते हैं ड्राइंग में, जिसका जितना बड़ा पाम है, जिसका जितना बड़ा हथेली है, हाथ है, वैसे करेंगे तो सबका चेहरा के साथ मैच करेगा। वो मेजरमेंट है। कोई भी अपना ऐसे होठ या यहाँ से चीन से लेकर के ऐसे करेंगे तो उसका चेहरा तक ये हाथ जाएगा, इसका मेजरमेंट है। जैसे जिसका कान जहां से स्टार्ट हुआ है, नाक वहीं से स्टार्ट हुआ है, कान जहां खत्म हुआ, नाक वहीं खत्म हुआ है। तो इसका अर्थ है कि नाक जितना बड़ा है, कान इतना बड़ा है जी। जैसे एक कोहनी है, ये पॉइंट है, ये ऐसे हम टच करेंगे तो हमारे नाभिक पॉइंट में टच करेगा। ये वो वेल प्रोपोर्शन जो बोल रहे हैं, तो प्रोपोर्शन, तो ये छोटा छोटा चीज उनको प्रैक्टिकली करके दिखाने से वो भी इंटरेस्ट लेते हैं, अपने चेक करते हैं, नहीं बात सही है, लॉजिकली है, साइंटिफिकली है, तो वो भी करना इंटरेस्ट लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बहुत आपने सर बड़े अच्छे टिप्स बताए हैं, और मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा और आप इस बारे में बताएं। हाँ सर देखिए, हम ड्राइंग करने से पहले जैसे 7.5 भाग प्रोपोर्शन, अभी तेरी सामने बता रहे थे रूपा का प्रमाण और सड़न के बारे में, उसी में इसका रूपा भी वेरिएशन प्रमाण नहीं, मैंने इसका जो प्रोपोर्शन है। उसके बाद लिटरेचर के तहत थोड़ा लावण्य, इसमें थोड़ा ग्रेस, लड़कियों की हाथ रोमांटिक में ऐसे होना चाहिए, गुस्से में ऐसे होना चाहिए, ये सारी छोटा छोटा मैथोलॉजी। हमारा मैथोलॉजी बहुत मैथोलॉजी है, हमारा मैथोलॉजी में हर चीज में जो ढूंढ रहे हैं, अगर थोड़ा भी इंटरेस्ट ले रहे हैं तो उसमें बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा आपको। आपके लिए ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। इंडियन कल्चर इतना रिच कल्चर है कि उसमें हर चीज मिल जाएगा आपको। कोई भी कालिदास के अभिज्ञानम शकुंतला हमारे माइंड में एक इम्पैक्ट कर दिया कि ये फिगर ऐसे होनी चाहिए, उनका हाथ ऐसे होना चाहिए, ये कमल के फूल के रंग की तरह हाथ पूरा स्लिम होना चाहिए, हिरनी की तरह आंखें होनी चाहिए। ये जो छोटी छोटी चीज हमें लिटरेचर से मिलता है, ये चीज अगर हम जान जाते हैं बाहर, तो मॉडर्न एब्स्ट्रैक्ट बाहर से जाकर के ढूंढने की जरूरत नहीं है सर। मैं ये सोचता हूँ, हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, लेकिन हमारे रिच कल्चर है, हर स्टेट का जो कल्चर है, जो लोग भी ट्रेडिशनली कोई कल्चर फॉलो करते हैं, सूर्या डांस कर रहे हैं, तो मार्शल आर्ट का उसमें कुछ है, उनमें कुछ है जो कर पाते हैं। सब क्यों नहीं कर पा रहे, दूसरा स्टेट में क्यों नहीं हो रहा है? हर चीज का एक लॉजिक है सर, उसकी जरूर एक लॉजिक है, साइंटिफिक कॉज है, इसको कर पाए। तो मैं इंटरेस्ट क्रिएट कराता हूँ, कभी कभी बच्चों को कहानी वहां कर सर
बोलिए। मेरा कहने का मतलब है कि देवदत्त पटनायक जी क्या सर? पूरी इंडियन माइथोलॉजी को एक दूसरे मतलब कितने जहीन तौर पे वो एक्सप्लेन करते हैं कि बड़ा आश्चर्य होता है। जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमारी माइथोलॉजी में ऐसी ऐसी चीजें हैं जो हम अभी समझ ही नहीं पाए हैं। एंड आई थिंक ही इज हाँ डूइंग ए सर, लॉट ऑफ वर्क एंड ग्रेट वर्क। ये इसीलिए सर। वो शायद इतने सम्मानित हैं, देवदत्त हाँ सर। पटनायक जी, कि हाँ। माइथोलॉजी को इतना अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं और बड़े साइंटिफिक ढंग से। बस। मतलब जब वो बोलते हैं तो लगता है कि हाँ वास्तव में कुछ ऐसा है हमारे कल्चर में। उड़ीसा सर से एक सुबिन आपको नमस्कार कर रहे हैं सर। जी सॉरी, हाँ सर। केरला से कौन? हाँ सुबिन सर। है, हमारे पपेट के शिक्षक साथी हाँ हाँ सुबह। सर। केरला से नमस्कार कर रहे हैं, आज शो में जुड़े हुए। नमस्कारम अच्छा सर। अच्छा, नमस्कार नमस्कार। तो पूरा देश देख रहा है नायक साहब आपको, केरला से लेके कन्याकुमारी, देखिए केरला से हाँ लेके सर, कश्मीर से हमारे जावेद इकबाल, लगातार ये तो फरीदा जी। आपका धन्यवाद है सर कि टिप्पणियां दे ऐसे रहे हैं। मंच में आप मेरे जैसे एक छोटे से आर्टिस्ट को बुलाए हैं। ये मेरा सौभाग्य है और मौका दिए हैं। आप बड़े आर्टिस्ट हैं सर, ये आपकी विनम्रता है जो आप ऐसा कह रहे हैं। वंदना मैम ने लिखा भी है, कई और लोग भी आपके लिए लिख रहे हैं कि आप बहुत ही विनम्र और बड़े कलाकार हैं, और ये बड़े होने की हम्बल है। निशानी है सर, विनम्र होना। सर अगर आपके पास रहेगा 5 मिनट तो मैं एक ड्राइंग करके दिखाऊं मेरे बच्चे को, मैं जैसे सिखाता हूँ बता दूं। जी जी जी, जी बिल्कुल स्वागत है, बिल्कुल। स्वागत है। एक 5 मिनट का एक लैंडस्केप बनाता हूँ सर, एक छोटा सा पेपर में मैं एक बना देता हूँ अभी। ठीक ठीक ठीक। सर बच्चों को हम लोग बहुत सारी चीज है, जैसे एक छोटा सा चीज मैं ड्राइंग कराता हूँ, बच्चों को बोलता हूँ कि स्केल नहीं है, ये नहीं है, मैं ऐसे ही पूरा ड्राइंग में लाइन में करता हूँ इसको। छोटा सा एक ये बैकग्राउंड करके मैं अभी एक छोटा सा यहाँ का एक ड्राइंग करके दिखाता हूँ।
सर ये कौन सी पेंटिंग है, आप क्या क्या कर रहे हैं, थोड़ा बता भी देंगे तो अच्छा लगेगा सुनने वालों को, देखने वालों को। तो देखिए एक छोटा सा एक इवनिंग टाइम का एक लैंडस्केप मेरी, ये एक छोटा सा लैंडस्केप और एक टाइप का एक डेमो, ग्रीटिंग्स का टाइप का एक डेमो मैं कर दे रहा हूँ छोटा सा ये, क्योंकि यहाँ तो जी जी, इतना ज्यादा मिलेगा नहीं कि पेंटिंग पूरा कर पाऊँ, लेकिन मैं थोड़ा एक डेमो टाइप का दिखा दे रहा हूँ। बढ़िया सर। इवनिंग का टाइप, पेंटिंग, ये सिंपल एक डेमो पेंटिंग है सर, वाटर कलर है। वाटर कलर है, विच इज द हाँ, मोस्ट पोस्टर में डिफिकल्ट। कितना सिद्धस्त है आपका हाथ, वाह। जो यहाँ से हम देख नहीं पा रहे, वाटर कलर तो अमेजिंग है। एक कोशिश कर रहा हूँ सर, एक छोटा सा टाइम में हो जाए। फरीदा सोब कह रही हैं कि लैंडस्केप बहुत खूबसूरत है, और समीर जाना जी कलकत्ता से कह रहे हैं कि बहुत शानदार, वेरी नाइस। सबको धन्यवाद। सबको धन्यवाद है सर, आप लोग जी इतना टेक्स्ट देख रहे मुझे कुछ करने के लिए बोल रहे हैं और करने के लिए मौका दिए, ये बहुत बड़ी चीज है। लगातार कमेंट आ रहे हैं सर। फरीदा सोब कह रही हैं क्रिएटिव माइंड एक्सीलेंस। मनीषा टीकादार कह रही हैं कि इतना शॉर्ट टाइम में कलर से इतना कलरफुल पेंट, कमाल है, अद्भुत है। सर धन्यवाद, ये तो आप जी लोग सर। का इस तरह का छोटी छोटी चीज के लिए ही ये मिलता है, प्रेरणा मिलता है। वाटर कलर के हिसाब से आपने बना दिया सर, अमेजिंग। वाटर कलर तो जी, सबसे मुश्किल और सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है सर इसमें, तो आपने नहीं कमाल सर, किया है नहीं ये। है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है सुधारने का, और गलत हुआ तो एक ही बार में गलत हुआ। बस। बिल्कुल बिल्कुल, वाह, बहुत बढ़िया सर। शिवांगी सिन्हा कह रही हैं कि बेहतरीन सर। ये हमारी कोलीग है, और आपको जानकारी के लिए उनको स्पेशल मेरा धन्यवाद इसलिए सर, आप जिस दिन मुझे बोले ना हिंदी में लिख जी। करके बायोडाटा दीजिए, मैं उनकी हेल्प लिया था, उनको मेरा अच्छा। स्पेशल थैंक्स और आभार, क्योंकि मुझे हिंदी लिखना नहीं आता है, पढ़ लेता हूँ और बोल लेता हूँ थोड़ा बहुत, आप लोग के साथ रहते रहते। जी जी, किनका चलिए शिवांगी जी, आपको किनकी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मदद की हमारे शो के लिए, शिवांगी। आपका आभार शिवांगी जी। हाँ, राम सेवक यादव जी सबको नमस्कार कर रहे हैं, और मोहन चौहान जी खुद भी एक चित्रकला के शिक्षक हैं, कह रहे हैं वाह लाजवाब। सर ये है छोटा बहुत डेमो, इसमें तो बहुत इम्प्रूवमेंट का गुंजाइश है, लेकिन समय इतना नहीं है, तो मैं थोड़ा बहुत करने के लिए कोशिश किया आप लोग के लिए। जी 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 दिखाइए जी सर। सर, वो शिवांगी जी को बुला लीजिए, वो भाग गई शायद, उनको भी देख ले, बिकॉज शी हैज हेल्प यू अ लॉट। खूब भालो, खूब भालो। थैंक यू सर। और सर ऐसे तो मैं क्लास में भी जब बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं खुद कुछ करके दिखाता हूँ, ताकि मेरी ब्रश स्ट्रोक, हैंड और करने का तरीका, और उनको जब कलर स्कीम के बारे में मैं बताता हूँ, वो खुद इंटरेस्ट लेते हैं करने के लिए, और पता भी चलता है कि ये आसान तरीका है। मेरा एक प्रश्न है। हाँ सर, बताइए सर। मेरी उम्र इस वक्त 62-63 साल की है, हाँ सर। और मैं काफी कोशिश करता हूँ कि मैं ड्राइंग भी सीखूं, और मैंने कई ड्राइंग टीचर से बात की कि मैं कैसे सीख सकता हूँ। उन्होंने कहा जो आपको दिखे वो करो, लेकिन मुझे एक टीचर ने बताया था कि यदि आप ड्राइंग सीखना चाहते हैं तो एक टाइम निश्चित कर दिए, और रोज उस टाइम में 6 महीने तक 6 months पेंसिल लेके सिर्फ गोल बनाइए, अपने हाथ को
गोल बनाने के लिए इतना सिद्धस्त कर लीजिए, इतना ट्रेंड कर लीजिए, क्योंकि ड्राइंग में गोल का बड़ा महत्व है। क्या आप एग्री हाँ करते सर, हैं? ये तो है ही सर कि देखिए रेगुलर प्रैक्टिस करने के बाद तो उसका कोई जोड़ नहीं है, कोई भी चीज में प्रैक्टिस कर सकता है, जी कोई जी भी जी। चीज प्रैक्टिस कर सकता है। और एक्चुअली पेंटिंग में लाइन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। पाब्लो पिकासो बोले हैं सर, स्ट्रेट लाइन इज मोर पावरफुल देन कर्व लाइन। ओ ओके। ओ तो लाइन एक ऐसा चीज है कि सर कोई भी लाइन अगर करना है उसका तरीका है। जैसे बहुत जगह में हम लोग राउंड करते हैं, सर्किल करते नहीं हो पाता है, हम ऐसे ही देखा। जब ब्रश नहीं हुआ तो ऐसे ही सर्किल कर लेते हैं। हाँ एक सपोर्ट, उंगली का सपोर्ट लिए सर्किल बना हाँ, लिए। अच्छा ओके। कभी कभी और मैं जो क्लास में सिखाता हूँ बच्चों को, कभी कभी ये सर्किल को ये करना है, एक ब्रश का सपोर्टर ले लिए, ये पेंसिल का सपोर्टर ले लिए, कंपास की तरह यूज कर लिए। कभी कभी जैसे कलर में लाइन नहीं हो रहा है तो कलर दिखने में बड़ा आसान लग रहा है सर, दिखने में आसान लग रहा है, लेकिन होगा बड़ा मुश्किल, मुझे कलर पता है। पूरा परफेक्ट लाइन करना है, मुझे तरीका नहीं आता है। बहुत लोग बोलते हैं कि लाइन नहीं हो रहा है, मैं स्केल का यूज कराता हूँ, पूरा स्ट्रेट लाइन, इतना छोटा है लाइन, पतला लाइन, मोटा लाइन। क्योंकि एक ब्रश देखिए, ये एक ब्रश का बैक साइड में सपोर्टर में लिया है जो स्केल में टच नहीं होता है, पॉइंट टच होता है ब्रश का। ये मैं टेक्निक बच्चे को क्लास में भी बताता हूँ। ये आप कितना मोटा कीजिए, इसको और दबाइए और मोटा लाइन आएगा। और ये प्रैक्टिस के ऊपर हुआ, कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितना लाइन करा रहे जी जी जी। हैं। तो लाइन का इंपोर्टेंस तो है ही सर, बिना लाइन में तो पेंटिंग ये है। लेकिन एक चीज और भी है सर, जैसे अभी सर गिरीश सर ने बताया कि 6 महीना तो बैठो और करो। रविंद्रनाथ टैगोर पेंटिंग बनाते थे, कॉफी पी रहे हैं, कॉफी डाल दिए, जो इंप्रेशन आया उसको डेवलप करिए। ऐसा नहीं है, बंदेज नहीं है, कोई बंदेज नहीं होना चाहिए पेंटिंग में कि फाउंडेशन चाहिए कि यही होगा कि 6 महीना बैठेंगे, एक टाइम में बैठेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मन के अंदर जो भी ट्रेडिशनल स्टाइल, जैसे आप हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा स्कूल ऑफ आर्ट जो है उसको आप देखें तो इतनी सुंदर पेंटिंग है मिनिएचर में, लेकिन उनके लिए कहा जाता था कि वो कलाकार जो था सुबह नहा धो के श्वेत धवल अपने अच्छे कपड़े पहन के दिया जलाते थे, और दिया जला के 1 घंटा बिल्कुल ध्यान और दिए की रोशनी में, तब वो एकाग्रता आती है। यस सर, यस सर। कोई भी आर्ट हो सकता। मैं मेरा अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं कभी कोई बता टैगोर आपने 70। हाँ सर बताइए जी। मैं ये कह रहा था कि मैंने सुना है कि रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने 70 साल की उम्र में पेंटिंग करना शुरू किया और बहुत बड़े पेंटर बने। तो जोशी सर अभी 70 के नहीं हुए? हाँ नहीं हुए, अभी वही मैं बोल रहा था। ओ भैया सर कांगड़ा पेंटिंग के बारे में, अगर पहाड़ी पेंटिंग हुआ कि कांगड़ा पेंटिंग हुआ, उसमें लाइन का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, ये नहीं। लेकिन वो पेंटिंग बनाने से पहले हमको जुड़ना है सर। एक चीज बोला जाता है, चित्रकार या कोई भी आर्टिस्ट, चित्रकार बोल करके नहीं, एक ड्रामाटिस्ट भी हो, कलाकार भी, कोई भी कलाकार, वो क्या बनाया है या क्या बनाना चाह रहा है, और जब बन जाएगा उसको देखने वाला का सोच और बनाने वाला का सोच अगर एक में केंद्रित हो गया तो पेंटिंग सक्सेस। जो सोच करके मैं बना रहा हूँ और वही सोच में आप देखने के टाइम में वही सोच आपके दिमाग में आ रहा है तो कला सक्सेस। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इसीलिए तो कहते हैं कि समकालीन कला, आई वोंट से मॉडर्न पेंटिंग, बट समकालीन कला को समझने के लिए एक आर्टिस्ट जो जिसने उस पेंटिंग को बनाया उसको साथ में होना बहुत जरूरी है कि वो क्या कम्युनिकेट करना चाहता है। वो यदि जो कम्युनिकेट करना चाहेगा वो ज्यादा समझ में आती है। मेरा एक बहुत ये जो प्रश्न है नायक साहब कि एटम की खोज में, एटम की खोज जब हिरोशिमा नागासाकी में बम गिरा, एटम की खोज हुई या बम गिरा, उसका मॉडर्न पेंटिंग में क्या असर पड़ा? जो एब्स्ट्रैक्ट स्कूल ऑफ आर्ट है जिसमें पेंटिंग कुछ समझ में नहीं आता है, उसका ये कहते हैं कि आर्टिस्ट ने जब ये देखा कि सब कुछ ध्वस्त हो सकता है,
मैं जितनी भी कलाकृतियां सब ध्वस्त होती थी कि एटम की खोज में वो कला में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आया। यस सर। राइट, तो आप क्या सोचते हैं उस बारे में? सर देखिए, परिवर्तन एक चीज है, एक अंत होगा तो प्रारंभ होगा, एक चीज का अंत होगा प्रारंभ होगा, नई सोच मिलेगी, आगे चलेंगे। तो कोई भी डिस्ट्रैक्शन के पीछे इनोवेशन का है और सब इसके पीछे जा रहे हैं। सबका अलग अलग नजरिया है, सब देखने का तरीका अलग है। उसका दुख दर्द मैं अगर बनाता तो उसके तो परिणाम में जो दुख दर्द, जो बच्चे पैदा हुए, जो ऐसे हुआ, जो सोसाइटी चला, और 1 मिनट के ध्वंस के चलते कितने दिन का कष्ट उनको सहन कितने करना सालों पड़ा। का, कितने सालों का। हाँ, वही कितने सालों का जो रिफ्लेक्ट किया वो मुझे अट्रैक्ट करता। तो सब आर्टिस्ट का अलग अलग अट्रैक्शन है। कोई उस टाइम का ध्वंस का, विनाश का दिखता, सृजन का दिखता, सबका अलग अलग नजरिया है। मेरे नजर में तो वो दुख दर्द दिख रहा है कि अभी भी वहां उस दिन को याद करते हैं तो उनका तड़प जाते हैं। इस चीज को हम भी सुनते हैं। कोई शक नहीं। नायक साहब, बहुत शानदार आपने बातें बताई। अभी हम सर। 2 मिनट के लिए सर एक आपको बायो ब्रेक देंगे। जोशी सर सवालों के कुछ जवाब, हमारा एक सेगमेंट है सवाल जवाब का। हाँ, तो सर। 2 सवाल कल के हैं, उनके जवाब और बहुत जल्दी जवाब दे दूंगा क्योंकि मेरी बोलने की बहुत आदत हो गई है, लेकिन मैं उतना नहीं बोलूंगा क्योंकि बोलने में आया तो फिर मैं करीब आज के विषय में करीब 20-25 मिनट बोल सकता हूँ, लेकिन 2 मिनट का ब्रेक दीजिए, बायो ब्रेक आपके लिए। हम प्रश्न देखेंगे क्या थे। सर आप कुछ दिखाना चाहें तो तैयार रखिएगा। नायक साहब कुछ पेंटिंग्स या कोई पुरानी अपनी चीजें आप दिखाना चाहें हमारे दर्शकों को तो आप तैयार रखिएगा। तब तक हम 2 मिनट बाद आपसे फिर जुड़ते हैं सर। सर कल का सवाल, कल के जो 2 सवाल थे, हमारे देश के किस क्षेत्र विशेष का नाम जी उस क्षेत्र विशेष की बोली भाषा में गुलाब की झाड़ी दिया गया और क्यों? यही था शायद पहला प्रश्न। जी पहला प्रश्न यही था सर। Which specific region is named as bushes of roses in the language spoken in that region and why? ये अनफॉर्चुनेटली इसका भी जवाब नहीं आया। ये मेरे को लगता है टाइम वेस्ट है यार, एक क्वेश्चन जो है कोई मतलब वो आ नहीं रहे उत्तर जो मैं चाहता था। तो पढ़ने का समय नहीं मिलता टीचर्स को और वो देख नहीं पाते। कोई गेस भी मारे, छक्का भी मारे, चौका भी मारे, बोल्ड भी आउट, लेकिन दे तो सही आंसर, आंसर ही नहीं आता कोई। सर इसका बड़ा इमोशनल आंसर है। भट्टी आप जानते हैं कल कारगिल दिवस है। जी तो कारगिल के जितने जवान हैं उनको हम श्रद्धांजलि देंगे, लेकिन ये जो रीजन है ये जुड़ा हुआ वहीं से है। जो लद्दाखी भाषा है उसमें सियाचिन का अर्थ होता है गुलाबों की झाड़ी, और सियाचिन एक ऐसा क्षेत्र है जहां से कोई खबर नहीं आती है। हाँ, उस बर्फ में हर साल सैकड़ों हमारे सिपाही जवान दफन हो जाते हैं, और आर्मी का एक रूल है, मास्टर फाइल लगती है और घर को चुपचाप से एक लेटर आता है। राइट, मैं जिनसे मैंने सियाचिन के बारे में सीखा वो एक किताब लिख रहे थे और उन्होंने मुझे ये बताया कि पाकिस्तान की साइड में, हमारी साइड में सियाचिन ज्यादा है, पाकिस्तान की साइड में कम है। लेकिन जब ये किताब लिख रहे थे तो उन दिनों पाकिस्तान की साइड से सियाचिन ग्लेशियर का एक हिस्सा गिरा और उसमें कम से कम नहीं तो 150 से 200 पाकिस्तानी सैनिक एक स्ट्रोक में एवलांच आया हुआ, एवलांच कोई लैंडफॉल ही, वो स्नोफॉल ही हुआ है, जो भी समझ लीजिए आप। तो सियाचिन की जो निचली साइड है, जो नीचे की साइड है, उसमें गुलाब की झाड़ियां हैं, इसलिए उसको लद्दाखी भाषा में कहा जाता है गुलाब की झाड़ियां। सियाचिन एरिया को, राइट। सियाचिन में जो हिम दानव है उसकी तृष्णा शायद कभी शांत नहीं होगी, और वो हर रोज, हर सप्ताह, हर दिन, हर महीने लीनता है अपने ऊपर, और बहुत डिफिकल्ट, बहुत मतलब हमारे जवानों का बड़ा गंदा एक्सपीरियंस होता है वहां का जब। और उसी से प्रश्न दूसरा भी था रिलेटेड कि कौन सा ऐसा जीव है जो मात्र उस किसी क्षेत्र विशेष में रह सकता है। तो एक जानवर जो वहां सरवाइव करता है लद्दाख में, एक जानवर, केवल एक जानवर पूरे वर्ल्ड में शायद दूसरा। हाँ, हिम तेंदुआ? कौन सा? नहीं, हिम तेंदुआ नहीं,
वो है लद्दाखी कौवा। अच्छा। वो कहते हैं लद्दाखी कौवा जो है सिर्फ वो वहां की ठंड को बर्दाश्त करता है, वो रहता है और वाह। दिखता है, लेकिन और कोई जानवर, कोई मानव, इसलिए मैंने लिखा था मानव, बर्ड, क्रिएचर, मैन हु सर्वाइव्स, ओनली लद्दाखी कौवा सर्वाइव्स इन सियाचिन। जी चलिए हम देख लेते हैं। जी, गोपाल काले जी आपको नमस्कार कर रहे हैं सर। चलिए गोपाल काले जी को मेरा भी नमस्कार सर। आज वाह, के सवाल बहुत ले लेते अच्छा। हैं सर। आज के जो सवाल हैं, ये पहला हाँ, सवाल ये रहा कि पश्चिम से आकर पंजाब में बसे उस कलाकार का नाम जिसने उत्तर भारत की एक कला में जो जिसने सिद्धस्त उत्तर हुए। भारत हाँ, के सिद्धस्त हुए, एनिमेशन फिल्म बनाई, आवारा कुत्तों का संरक्षण गृह भी बनाया और कविता संग्रह और बाल साहित्य भी रचा। ये ये पहला पश्चिम सवाल जो है बड़ा, पश्चिम या वेस्ट जो है बड़ा कैची है, तो ध्यान से यदि कोई उत्तर ट्राई करेगा तो बड़े ध्यान से करेगा। नेम द आर्टिस्ट हु केम फ्रॉम वेस्ट डैश 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 एंड सेटल्ड इन पंजाब, excelled in art form, practiced in North India, did animation films, made conservation house for stray dogs, wrote poetry collection and children literature. जी, ये वेस्ट बंगाल हो सकता है सर। बंगाल वाले सतर्क रहे तो वो ढूंढ सकते हैं। क्या बात, आपने आंसर दे दिया सर। जी जी, मोनिका दूसरा सवाल सर। दीदार को कह दी कुछ बंगाल का भी करो, कुछ बंगाल का भी करो, तो आ गया एक उत्तर। अभी आई है उनकी टिप्पणी की, रोज बंगाल का कुछ न कुछ आता है, तो आज भी आना चाहिए। आज भी आ गया सर। भी आ गया। एक दिन विशेष में किए जाने वाला एक कार्य विशेष जो भारत के 6 राष्ट्रपतियों को जाने अनजाने जोड़ता है, महामहिम राष्ट्रपतियों को जाने अनजाने जोड़ता है। ये इसमें हिंदी में लिखना भूल गया, लेकिन ये मुगल गार्डन से इसका कोई संबंध नहीं है। जी, यहाँ आ गया है सर वो। आ गया, हाँ, हिंदी में नहीं लिख पाया था। नेम द एक्टिविटी विच कनेक्ट्स 6 ऑनरेबल प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया इन a particular day, knowingly or unknowingly. What is that activity? Regrets, not Mughal garden. Okay. नायक साहब, फिर से स्वागत है आपका शो में। मैं कल से आपको प्रश्न नहीं भेजूंगा। आई एम फेड ऑफ दीज क्वेश्चंस नाउ। नहीं, इस पर चर्चा करेंगे सर। शो के बाद फोन पे आपसे बात करूंगा मैं। नायक साहब, फिर से स्वागत है आपका। हाँ जी। सर। अच्छा सर, मैं सर, आप इससे पहले कि आप कुछ दिखाएं हमारे दर्शकों को, एक सवाल मेरा है सर। मैं कई बार मुझे मौका मिलता है कि जैसे IGNCA में या कई ऐसी कला दीर्घाओं में जहाँ मॉडर्न आर्ट की चीजें लगी होती हैं सर, लेकिन वो ज्यादातर चीजें सर मेरे सर के ऊपर से निकल जाती हैं, बाउंसर होते हैं वो। तो वो ऐसा क्या होता वही है? तो इन्होंने कहा, वही तो इन्होंने कहा कि आर्टिस्ट साथ में होना चाहिए आम आदमी की समझने समझ के नहीं लिए। आती कैसे, कैसी कला है वो? सर जी, थोड़ा आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर, फिर से बताइए। मैंने कहा सर कि मुझे भी कई बार मौका मिलता है कि IGNCA ऐसी दूसरी मॉडर्न आर्ट गैलरियों में जाने का, जहाँ मॉडर्न हाँ आर्ट सर। से बहुत सारी चीजें लगी होती हैं, लेकिन उनको समझना बहुत आसान नहीं होता, बड़ा मुश्किल होता है। तो सर ऐसी कैसी कला है जिसको आम आदमी समझ ही ना सके? सर ऐसा है ना, मॉडर्न आर्ट दूसरे लोग से दूसरे कोई सिंबल लेकर के मॉडर्न आर्ट करते हैं, कोई जी। फिगर को मॉडल करके उसी में मॉडर्न आर्ट करते हैं, कोई चाइल्ड को लेकर के करते हैं, कोई रोमांटिक फीलिंग्स को लेकर के करते हैं। सबका अलग अलग तरीका है, लेकिन जी हाँ, उसमें उस जो आर्टिस्ट बना था उसका नेचर का रिफ्लेक्शन जरूर मिलेगा उसमें। जी कुछ जी कलर स्कीम हुआ, कुछ उसका फेवरेटियम हुआ, कुछ लाइन हुआ, कुछ एक सिग्नेचर चीज, जो चीज उसको उसी में जरूर मिलेगा। वो सिग्नेचर चीज को प्रॉपर जगह में फॉर्मली इम्पैक्ट किया होगा जरूर। उसको अगर समझने के लिए कोशिश करेंगे हम, उसका थीम समझ किसी भी आर्टिस्ट का, मुझे ऐसा लगता है। जी जी सबका एक सर, इंटरेस्ट होता है सर। बिल्कुल हाँ, ठीक कह रहे हैं सर। आपसे जुड़ा हुआ मेरा अब अगला सवाल है कि आप सर किस आर्टिस्ट से, दुनिया में कौन आर्टिस्ट ऐसा है जो जिससे आप बहुत इंस्पायर हुए, प्रभावित हुए, मोटिवेट हुए? किससे प्रभावित हुए आप सबसे ज्यादा? सर मैं कोशिश करता हूँ समसामयिक होने के लिए, कोशिश करता हूँ बहुत चीज में, लेकिन मुझे रवि वर्मा सर का
नंदलाल बोस का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, क्योंकि मैं वॉश पेंटिंग बहुत किया हूँ लाइफ में। वॉश पेंटिंग नंदलाल बोस के सार से का कोई एक्स्ट्रा, ऐसे विनोद बिहारी सर का भी इम्पैक्ट है मेरे ऊपर, लेकिन मैं नंदलाल बोस का जो फोर्स है लाइन का जो फोर्स है और जो सॉफ्टनेस है फीलिंग्स, वॉश पेंटिंग में जो सॉफ्टनेस है, और प्लस राजा रवि वर्मा का ट्रीटमेंट, वेस्टर्न ट्रीटमेंट, इंडियन कल्चर, ये दोनों चीज का जो समावेश है, अपना कल्चर और वेस्टर्न टेक्निक, ये जो समावेश है, ये दोनों चीज मुझे प्रभावित करता है। राजा रवि वर्मा तो सर हम में से मतलब हिंदुस्तान के जितने भी कलाकार हैं सबके प्रिय हैं और सबको मोटिवेट करते रहे हैं राजा रवि वर्मा। फादर ऑफ मॉडर्न आर्ट बोलते हैं सर उनको। जी फादर ऑफ मॉडर्न आर्ट इसीलिए बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न आर्ट, इसलिए कि वेस्टर्न का टेक्निक और इंडियन कल्चर, तो अपना इंडियन मैथोलॉजी, ये दोनों का समन्वय है। बिल्कुल, भगवान की जितनी भी फोटो है सर उन्हीं की देन है ज्यादातर सब। जोशी सर कुछ कह रहे हैं? हाँ सर। मैं ये कह रहा था नायक साहब कि जैसे आपने कहा कि कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो आपके रच बस जाते हैं आर्टिस्ट के और वो उसको पेंट करता है। यस सर। क्या ऐसा होता है? क्योंकि मैंने एक जगह पढ़ा कि मकबूल फिदा हुसैन साहब जब छोटे थे या जब शादी भी हो गई थी, बड़ी मुफलिसी में उनका जीवन गुजरा शुरू में, उन्होंने एक दिन उनकी वाइफ ने कहा कि सब्जी लेकर आ जाओ। वो दूसरे माले में रहते थे और सब्जी लेने गए और जब कंपाउंड में वापस आए तो वहां बहुत भीड़ लगी थी और किसी ने कहा कि एक बच्चा दूसरी मंजिल से गिर गया है। और वो कहते हैं कि मैं भीड़ को चीरते हुए गया तो मेरा खुद का लड़का जो था वो गिर गया था। मैंने फटाक से ऑटो लिया और विक्टोरिया हॉस्पिटल की तरफ गया, लेकिन उसने स्कूटर में ही दम तोड़ दिया था। और एज ए फादर मैं रो नहीं पाया। हम सब समझ सकते हैं कि वो शोले फिल्म का डायलॉग है कि सबसे बड़ा दुख जो है आदमी का वही है कि अपने सामने अपने जवान बच्चे की मौत को देखे। वो कहते हैं कि मैं 3 दिन नहीं रो पाया, वो डर अंदर रहा। और फिर एक जगह मैं पार्क में गया बैठने और वहां मैं फूट फूट के रोया और लोग बागों ने कहा कि क्यों रो रहा है, कोई इसके साथ भी नहीं है, रोया। कहते इसीलिए बच्चे जो हैं वो मेरी पेंटिंग में यदा कदा आ जाते हैं। सबकॉन्शियस माइंड से, अनकॉन्शियस माइंड से वो बच्चे एम.एफ. हुसैन साहब की पेंटिंग में रिफ्लेक्ट होते हैं। ऐसा आर्टिस्ट के साथ होता है। हाँ सर, हुआ है। मैं बता रहा हूँ, मेरा एक फर्स्ट ऑयल पेंटिंग में, जब ऐसा है ना, आर्ट कॉलेज में पहला ऑयल पेंटिंग करने के लिए मौका नहीं देता, अगर करते हैं वो उस जमाना में रेगिंग टाइप का होता, अरे अभी से नया लड़का ऑयल पेंटिंग करने लगा है, ये सब फीलिंग था। लेकिन मेरा पहला ऑयल पेंटिंग मैंने किया था ऑल आर मोर्टल, एक पेंटिंग का नाम था। उसी में आपको मालूम हुआ कि किसा गौतमी का जो गौतम बुद्ध को शो के बारे में जो किया था, वो टॉपिक मालूम होगा आप लोग को जरूर। मैं जब क्लास 8 में पढ़ रहा था, ये पोएम मैंने पढ़ा था मेरे चाचा की लिटरेचर बुक से, और उस बुक को भूल गया मैं। भूल गया। एक सम्मेलन, एक यूथ फेस्टिवल चल रहा था, तो एक यूथ फेस्टिवल में उसी टॉपिक के बारे में किसी ने बोला, तो मेरा उस टाइम का सारी चीज रिकॉल हुआ और मैं फर्स्ट ऑयल पेंटिंग वही बनाया कि गौतम बुद्ध के पास किसा गौतमी गई है, अपने बेटे को जिंदा कर दो अगर तुम भगवान हो। तो बोले कि ऐसे जाओ, तुम ऐसे घर से एक मुट्ठी तो उसी टॉपिक पर मैं पहला पेंटिंग किया कि एक घड़ा है, एक दिया बुझा हुआ है और उस दिया से जो धुआं उठ रहा है वो घड़ा के साथ मर्ज किया है, और पीछे गौतमी अपने बेटा को लेकर के गौतम बुद्ध का रिफ्लेक्शन में थोड़ा सा बैकग्राउंड स्ट्रोक में वो चीज इम्पैक्ट किया था। वो मैं इम्पोर्टेंस दिया था घड़ा का और दिया का, जो जन्म के टाइम में भी दिया की जरूरत होता है घड़े की, और लास्ट सब लेकर के जब हम शमशान की ओर जाते हैं उस टाइम में भी वो घड़े और दिया की जरूरत होता है। वो दोनों का इम्पोर्टेंस में जर्नी का दिखाया था, इसीलिए ऑल और मोटर बोलते। वो मेरी फर्स्ट पेंटिंग है और फर्स्ट पहली बार ही सिलेक्ट हो गया। फर्स्ट लव बहुत अच्छा। पंचाली में
पथेर पंचाली में सत्यजीत रे साहब ने वही दिखाया अपूर्व संसार में, जब वो दादी के गले में पानी डालता है और वो पानी जाता है और कबूतर उड़ता है हलक से। यदि आप देखें उस फिल्म को, याद करें कि कैसे हमारी माइथोलॉजी, कैसे हमारे एक्सप्रेशन, कैसे हमारे एक्सपीरियंस जो है वो आर्टिस्ट के वर्क ऑफ आर्ट में आते हैं। जी सर, आज का जो दूसरा सवाल था उसका जवाब मनीषा टिकादार जी ने दिया है कि 25 जुलाई को 6 राष्ट्रपतियों ने शपथ ली थी। एब्सोल्युटली डॉट करेक्ट। चलिए बधाई मनीषा टिकादार जी को, आपके अकाउंट में जो है नीलम संजीवा रेड्डी जी से लेके, नीलम संजीवा रेड्डी जी थे, ज्ञानी जैल सिंह जी थे, आर वेंकट रमन थे, पंडित शंकर दयाल शर्मा जी थे, और एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने भी 25 जुलाई के दिन ही शपथ ली थी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मोनिशा को बहुत बधाई आपको। एब्सोल्युटली फाइन आंसर, फर्स्ट टाइम डॉट, फर्स्ट टाइम तो नहीं, मंगना जी ने भी दे दिया था, राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी ने कुछ क्वेश्चंस के आंसर दिए थे, बट वेरी फार फ्रॉम हियर शी हैज आंसर्ड एब्सोल्युटली करेक्ट। इन्होंने पहले 23 जुलाई लिखा था, बाद में इन्होंने 25 जुलाई किया, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। मनीषा खूब भालो। खूब भालो सर। मैं जानू पारी नहीं। नायक साहब आपके लिए मेरा एक सवाल ये है, नायक साहब आपके लिए मेरा सवाल है सर कि चूंकि आप सैनिक स्कूल में कला शिक्षक हैं, और सैनिक स्कूल, फिर मैं वहीं आ रहा हूँ कि विज्ञान के विद्यार्थियों का विद्यालय है, तो बाकी जो विषय है सर, कला के माध्यम से जब आप कला पढ़ाते हैं तो बाकी विषयों के अध्ययन में ये कला कैसे उनको सपोर्ट करती है? क्या लाभ होता है सर कला सीखने से उन बच्चों को जो साइंस और मैथ्स पढ़ते हैं? हाँ सर, मैं बोल रहा था ना कि जैसे एक तो पहला चीज ये है कि आर्ट में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट हुआ तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, आत्मविश्वास बढ़ जाता है। इसीलिए आत्मविश्वास बढ़ जाता है कि कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ जाता है। जैसे मैं कुछ दिन पहले बता रहा था कि प्रोजेक्ट वर्क के लिए हमारे बच्चे दूसरा कहीं नहीं जाते, किसी का हेल्प नहीं लेता, अपने आप करते हैं, क्योंकि उनको विश्वास है कि आर्ट का कोई भी चीज हम सीखते हैं तो उसका उपयोग कहीं ना कहीं होता है। एक लाइन खींचना भी, ज्योमेट्रिकल शेप से भी पेंटिंग बनाते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप से भी वो पेंटिंग बना रहे हैं। साइंस से, अगर साइंस का कोई भी ड्राइंग बनाते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट वर्क में काम करते हैं, तो उनको कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि मैं पेंटिंग बना चुका था उस लाइन में, तो ये क्या है, ये तो साइंस का ये प्रोजेक्ट है, इसका बना सकता हूँ। वो जो लेवल है उनका आत्मविश्वास बढ़ा देता है सारी सब्जेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल सर, इसीलिए शायद सैनिक स्कूल के बच्चे जहाँ जाते हैं वहाँ अच्छा करते हैं अपना परफॉर्मेंस, किसी भी क्षेत्र में वो जाए, ऐसा कहा जाता है। सर एक और बात हम जानना चाहेंगे कि हमारे देश के बहुत सारे टीचर्स और अभिभावक और बच्चे भी इस शो को देखते हैं, और सैनिक स्कूलों के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी सब लोगों को नहीं होती, तो क्या एडमिशन प्रोसेस है सर सैनिक स्कूल का, और कैसे उसमें प्रवेश ले सकते हैं, क्या क्या इसके एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज भी अगर कोई हो, तो जरा संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को बताइएगा सर। सर इसमें बहुत एडवांटेज है सर। सैनिक स्कूल में एंट्रेंस में अगर सिलेक्ट हो गया, जैसे देखिए हमारे स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ, मैं तो बाकी सैनिक स्कूल के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, अपने कर रहा हूँ। हमारा हर साल 70 सीट, मैक्सिमम 60 सीट ऐसे है 6th क्लास के लिए, आपको जानकारी है, लेकिन 70 सीट के लिए करीब करीब 8-10 हजार फॉर्म आता है। तो 8-10 हजार बच्चे में से अगर 60-70 बच्चे को सिलेक्ट किया जाता है, नेचुरली बहुत अच्छे बच्चे होंगे जो सिलेक्ट कर जाते हैं। अगर एंट्रेंस में रिटन टेस्ट होता है, फिर उसके बाद रिटन में क्वालिफाई करने के बाद मेडिकल चेक किया जाता है, फिजिकल मेडिकल होता है, पेरेंट्स इंटरव्यू होता है, ये सारी चीज तो है, प्रोसीजर जो है उनका। लेकिन हाँ, किसी का अगर सिलेक्ट होता है तो हम मानते हैं कि वो बाकी बच्चे में से अच्छा है तभी सिलेक्ट हुआ है, क्योंकि अगर क्रीम नहीं होगा तो सिलेक्ट नहीं होगा। बाकी लोग से इसमें जरूर कुछ ना कुछ क्वालिटी ज्यादा अच्छा है, वैसे उसको सिलेक्ट किया गया है। हाँ, अब क्या है कि उसमें भी कुछ चीज है, जैसे उत्तराखंड के लिए हम लोग कुछ परसेंट 33% की रिजर्वेशन किया गया है, तो उसमें हम कोशिश करते हैं हर स्टेट अपना अपना
स्टेट का प्रमोट करने के लिए कुछ ना कुछ तो करता ही है। वो भी धीरे धीरे यहाँ आने के बाद यहाँ का परिवेश में फिजिकली ऑलराउंड डेवलप के लिए हम लोग कोशिश करते हैं सर, बच्चे को फिजिकली मेंटली वो सारी चीज यहाँ आकर सीख जाते हैं। इसीलिए एडमिशन में भी वही है कि पहले रिटन टेस्ट के लिए अप्लाई करना पड़ता है, नवंबर तक करीब करीब फॉर्म आ जाता है, फॉर्म अप्लाई करते हैं। हर जनवरी के फर्स्ट संडे में एंट्रेंस टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट में अगर क्वालिफाई कर लिए फिर उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, मेडिकल टेस्ट होते हैं, उसके बाद उसका एडमिशन करते हैं। अच्छे से आपने टफ एग्जाम, टफ टेस्ट जवाब दिया। मनोहर चमोली मनु हमारे साथ देर से जुड़े हैं सर, वो पूछ हाँ रहे हैं, इस सर। पर हम हालांकि चर्चा कर चुके हैं कि सैनिक स्कूल में बच्चों की संवेदनशीलता को एक कला शिक्षक कैसे बढ़ाते होंगे। वहां तो बच्चों को किसी खास टास्क के लिए तैयार किया जाता है, क्या कभी असहज महसूस करता होगा एक संवेदनशील शिक्षक? ये उनका सवाल है। हालांकि इस पर हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आप कुछ कहना चाहें तो। नहीं सर, देखिए सैनिक स्कूल में एनडीए के लिए एनडीए के लिए प्रिपरेशन किया जाता है, मेंटली और फिजिकली। शारीरिक तौर पर हम लोग सारी गेम्स वहाँ उपलब्ध कराते हैं ताकि वो फिजिकली स्ट्रांग हो, और मेंटली उसको मानसिक तौर पर उसको क्लास 6 से लेकर के 12 तक के लिए इतने जो एनडीए से रिलेटेड सारी चीज में उसके इंटरेस्ट के हिसाब से, तीनों सर्विसेज के हिसाब से, उसका इंटरेस्ट के हिसाब से बहुत सारी यहाँ मुहैया कराया जाता है जिसमें वो अच्छा करते हैं। हमारे बच्चे सारी सैनिक स्कूल से अच्छा क्यों करते हैं? इसका कारण ये है कि हम उसको जितना चीज की जरूरत है वो कोशिश किया जाता है उनको अच्छा से देने की। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। एनडीए के जो एनडीए नहीं भी किए वो लोग भी सक्सेस है इसी स्कूल से पढ़ करके, आपको मालूम है। जैसे राहुल जी बता रहे थे, उस तरह का बहुत सारी एप्स में भी बहुत सारी हमारे ये है, जितना अलुमनी सब में, जितना सिल्वर जुबली के टाइम में हम देखे हैं, बहुत सारे के बच्चे हैं, सारी फोर्सेस के बच्चे और सिविलियन बहुत अच्छा करते हैं यहाँ। जी जी, 2 सवाल और आए सर, संक्षिप्त में मैं उनको पढ़ रहा हूँ कि मनोहर चमोली जी पूछ रहे हैं कि सैनिक स्कूल में प्रवेश प्रक्रिया बेहद जटिल है जैसा आपने बताया, लेकिन क्या एक कलाकार की नजर में अच्छे बच्चे खराब बच्चे होते हैं? मतलब कुछ अच्छे और कुछ खराब बच्चे भी होते हैं क्या? खराब अच्छे बच्चे कलाकार के हिसाब से नहीं होते हैं सर, इंटरेस्ट के ऊपर होता है। खराब बच्चे अच्छा बच्चे नहीं, मेरे नजर से सारे बच्चे अच्छे हैं, सब में कुछ ना कुछ अच्छी गुण है, उसको खाली निखारने का तरीका चाहिए। यहाँ से भी कुछ बच्चे ऐसे एनडीए नहीं गए, लेकिन वो एक छोटा सा एग्जांपल देंगे सर। एक छोटा सा बच्चा था 12th क्लास 11th क्लास में, वो मैथ्स और ये फिजिक्स कर ही नहीं पा रहा था 11th क्लास में, वो बार बार फेल कर रहा था। 10th से वीक था, 10th क्लास से ही कम हो रहा था, लेकिन पेंटिंग इतना एक्सीलेंट बनाता था कि उसको देख करके मुंह खुश हो जाए। मैंने एक दिन उसको बुलाया, आर्ट रूम में बैठाया, बहुत कोशिश की, बहुत बोला कि क्या है, क्यों नहीं कर, काउंसलिंग किया, क्योंकि सर मेरे दिमाग में आता नहीं है, मैं ऐसे ऐसे है, ये है, और मैं समझ में नहीं पाता। मैं बोले ऐसा करो बेटा, यहाँ साइंस स्ट्रीम तुम नहीं पढ़ पा रहे हो सकता है कि तुमको एनडीए के लिए तुम नहीं बने हो, तुम्हारा लाइफ में यही चीज हमेशा ये कर रहे हो, तुम किसी आर्ट्स टीम या कॉमर्स टीम से +2 कर लो, उसके बाद तुम आर्ट लाइन में जाओ। उसका पिताजी भी आकर के मेरे से मिले तो बोले कि उसको आर्ट में जाना है, दूसरा कहीं पढ़ना नहीं है। सर वो यहाँ से हल्द्वानी गए, हल्द्वानी में कॉमर्स में वो +2 किया, अहमदाबाद चला गया, वहाँ डिस्टिंक्शन लेकर के पहले निफ्ट में ये किया, और पेंटिंग में कुछ टीवी सीरियल में अभी वो सेटअप कर रहा, विशाल भूटिया ये किए थे, तो अच्छा कर लिया, क्योंकि 100% लोग 100 चीज में सक्सेस होंगे ये गारंटी नहीं। काले जमी पर, काले जमी पर, काले जमी पर। अगला सवाल डॉक्टर हरीश दफोटी जी ने पूछा है, वो खुद भी कला शिक्षक हैं, पूछ रहे हैं कि सैनिक स्कूल विद्यालयों में कला अध्ययन की स्थिति कैसी है? क्या कला विषय को अन्य विषयों की तरह ही समान रूप से सम्मान मिलता है? क्या बच्चे भी कला विषय में रुचि लेते हैं? बिल्कुल सर, बहुत रुचि लेते हैं यहाँ। अगर नहीं लेते तो शायद मैं इतना दिन तक यहाँ मैं नहीं टिक पाता, क्योंकि कला के बिना मुझे भी
ये लड़का बहुत रुचि लेते हैं। मैं और एक छोटा सा चीज यहाँ बताऊंगा। मैं जब 2003 में यहाँ घोड़ाकल में आया था, आर्ट रूम में गया, बहुत अच्छा लकड़ी का बहुत अच्छा वर्क था, बहुत काम किया गया था। लेकिन पेंटिंग के नाम पर देखिए आर्ट इज लाइफ करके बहुत सारी पेंटिंग खाली रुई में बना हुआ है, पेपर में बना हुआ था। मैं 1-2 क्लास के बाद 9th क्लास का एक क्लास लेने के लिए बुलाया बच्चे को, आए, बोले कि ठीक है कॉपी किताब निकालो, कलर ब्रश बाहर करो और ऐसे करेंगे। बोले सर हम तो आर्ट में तो साले आर्ट इज लाइफ लिखना आता है, बाकी कुछ आता नहीं। कुछ बात नहीं है, पेंटिंग तुम लोग ना करो, आज मैं तुम लोग को गेम्स दिखाता हूँ, मैं पेंटिंग करता हूँ। उनके सामने बैठ करके लगातार कुछ पेंटिंग बनाया। नेक्स्ट पीरियड में वो लोग सारी बच्चे कलर और सामान और ब्रश लेकर के आए थे, और सर उस दिन जो दिखाए थे आज दिखाए। वाह क्या बात। अब आज देखते हैं कि हमारे हर साल 70 से 80 पेंटिंग हर साल नया बनता है एग्जीबिशन में, आपको मालूम है। आप देखिए ये करते ही उनका इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे तो जरूर करेंगे। हाँ सर बताइए। आपको 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 इंस्पायर दीनानाथ पाठी जी ने भी किया है सर, उनके साथ मैं एग्जीबिशन किया हूँ। ओके ओके। उनके साथ मैं एग्जीबिशन किया हूँ सर, केवंझर में भी एग्जीबिशन किया हूँ, भुवनेश्वर में किया हूँ। बढ़िया वेरी सर, नाइस बहुत आर्टिस्ट। नायक साहब कुछ दिखाना चाह रहे हैं आप तो दिखा दीजिए, फिर हम शो समाप्ति की ओर बढ़ रहा है क्योंकि समय हमारा ऊपर जा चुका है शो की लिमिट से। अगर आप कुछ पेंटिंग वगैरह कुछ एल्बम आप दिखाना चाहें। मैं लेने गया था सर, आज एक्चुअली सैटरडे था, मैं लाया नहीं, आर्ट रूम बंद था तो मैं कुछ फॉर्म भी नहीं ला पाया, सॉरी। मुझे पहले से पता होता तो मैं ले आता। इस टाइम में और 10 मिनट टाइम था, लाया भी नहीं कुछ, और कल भी इसीलिए एक पेंटिंग बनवा दिया जितना हो सके। लेकिन आनंद आया सर, आनंद आया। आज का सत्र आपने बहुत ही जीवंत बना दिया। तो कला तो वैसे ही जीवंत विषय है, और आपने और भी अपने बातों से, अपने संस्मरण से, और आपका जो खुद की जीवन की कहानी है बहुत ही लाजवाब है, पूरी फिल्मी है। उस पर एक फिल्म बन सकती है, जैसे राजा रवि वर्मा साहब पर एक फिल्म बनी थी सर, आपने देखी होगी, रंगरसिया। बहुत कमाल की फिल्म है, अगर नहीं देखी हो तो आप देखिएगा। देखी सर आपने? हाँ देखी है सर, मैंने देखी है। बहुत कमाल की फिल्म है, रवि वर्मा जी के जीवन पर है वो, और बहुत अच्छा अभिनय उसमें किया गया है। तो कल हमारे साथ शाम 7 बजे शो में होंगे गिरीश सुंदरयाल जी, जो कि गढ़वाली भाषा के कवि हैं और बहुत ऊर्जावान शिक्षक हैं। तो कल हम उनसे गढ़वाली साहित्य और स्थानीय भाषाओं के उसमें शिक्षा में प्रयोग पर हम चर्चा करेंगे, उनकी कुछ कविताएं सुनेंगे, और बहुत सारे उनके जो उदाहरण हैं, उनके जो संस्मरण हैं, वो सब सुनेंगे। बीच बीच में टिप्पणियां लगातार आ रही हैं सर, आपके बहुत सारे छात्र भी आपको याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत शानदार प्रस्तुति है। और अरविंद नेगी कह रहे हैं कि ये जो शो है अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा है। सभी का धन्यवाद। और राहुल जी भी आपको पुष्पों को याद कर रहे हैं, स्टार्ट किए हैं। सबको धन्यवाद इसीलिए मैं देता हूँ कि ये पूरे देश को, पूरा इंडिया का लोग देख रहे हैं और इससे इंस्पायर हो रहे हैं, प्रेरित हो रहे हैं और कुछ मौका दे रहे हैं। जी सर, शिवांगी को धन्यवाद कह दीजिएगा। शी डिडंट कम इन द ऑन कैमरा, बट आई थिंक शी इज अकम्पनिंग यू देयर, तो उसको थैंक्स जरूर कर दीजिएगा हमारी ओर से। धन्यवाद बोल दूंगा सर। रणदीप हुड्डा वो कलाकार थे सर जिन्होंने रंगरसिया में चरित्र निभाया है राजा रवि वर्मा का, कमलेश स्वामी जी ने याद दिलाया हमें। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कल सर नायक साहब आपका बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत ही रोचक तरीके से और साधारण शब्दों में, आप चूंकि उड़िया भाषी हैं मूल रूप से, उसके बावजूद आपने बहुत अच्छी हिंदी में हमारे पूरे देश के दर्शकों को बताया, समझाया कि कला क्या है और उसका मेजरमेंट और बेसिक बातें। हालांकि ये 1 घंटे का 1.5 घंटे का सेशन बहुत कम है आपके लिए, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की कि आपकी योग्यता, आपके ज्ञान की कुछ छींटें हमारे दर्शकों तक भी पहुंचे और वो भी कुछ मोटिवेट हो, वो भी कुछ सीखें। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन सबके काम आया होगा। जोशी सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपके बारे में हम क्या कहें, आप तो चलते फिरते एनसाइक्लोपीडिया इंडियन कल्चर के, ये मैं नहीं कह रहा प्लीज। ये मैं भज्जी मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब नौकरी में लगा था तो पिताजी ने कहा था, बेटा कोई कुतुब मीनार में चढ़ाएगा ना 40 बार चढ़ जाना, उतर जाना, लेकिन कोई झाड़ पे चढ़ाएगा तो मत चढ़ना। तो आप मुझे झाड़ पे मत चढ़ाइए,
मैं नहीं कह रहा हूँ सर, ये दर्शकों की टिप्पणियां नहीं आई वो हैं। ठीक, वो उनका बड़प्पन हो सकता है, वो उनकी विनम्रता हो सकती है, लेकिन मैं जानता हूँ, खुद जानता है आदमी कि वो क्या है। जी जी जी। तो जी। इसी नोट के साथ कि बोलेगा भाई बम बम बोले, जो सैनिक स्कूल में बच्चे करते हैं, अच्छा। तो धन्यवाद सर, सबको धन्यवाद सर, विशेष धन्यवाद सर, आपने मेरा चलो, गोलू देवता की जय। थोड़ा सा बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत अच्छा ये लगा। आप सबका धन्यवाद। कल शाम 7 बजे मिलते हैं, तब तक के लिए बोलेगा भाई बम बम बोले। बोलने का बम बम। बम 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 बम। ठीक है, धन्यवाद।